So hello guys, welcome back to my channel HK Official and yes today we are starting with PPL Unit 1. ठीक है, तो PPL का हमारा Unit 1 है. INSEM का syllabus for our PPL will be starting from this video and बहुत ज़्यादा easy जो है ना इसका आपका syllabus होगा till INSEM, क्योंकि ENDSEM में जाने के बाद आपका Unit 3 जो है उसमें से आपकी जो Java है वो start हो जाएगी. तो तब ठीक है आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे होगे, लेकिन अभी बेसिक्स ही है, फंडामेंटल्स वगैरह, जैसे यूनिट 1 का ही नाम फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी वेरी बेसिक थिंग्स एंड बहुत इजी वाली चीजें, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा ये पीपीएल का यूनिट 1. लाइक आप इसको एसई वाला जैसा सब्जेक्ट है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके साथ ही लाइक आप उसके जैसा ही समझ सकते हो, क्योंकि वो भी थेरेटिकल है, ये भी थेरेटिकल है. वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाता है, ये हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाता है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजीली हमें ये भी समझ में आ जाएगा. एंड ये जो है ना परफेक्ट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, बहुत मतलब क्रिस्प, यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस के अंदर है, एंड आई एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन ईच एंड एवरीथिंग. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं एंड यू विल गेट ऑल द नोट्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑन द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल. सो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लो. सेमेस्टर 4 की सेपरेट लिंक अवेलेबल है एंड इफ यू वांट सेमेस्टर 3 एज वेल, अगर आपके कोई सब्जेक्ट्स बैक हो रहे हो तो सेमेस्टर 3 प्लस सेमेस्टर 4 भी एक ग्रुप है, तो यू कैन ज्वाइन दैट. ठीक है, तो मैं सारी जो लिंक्स हैं गूगल फॉर्म की वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन. ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. दैट इज पीपीएल का यूनिट 1. एज आई सेड इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग. ओके, एंड द फर्स्ट थिंग इज द हम क्या समझेंगे ना, देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ आपको क्या लगता है, क्यों, व्हाई डू वी स्टडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्यों, क्योंकि हम कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं. देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फाउंडेशन है ना. अगर हमें लाइक किसी भी चीज को समझना है, किसी भी प्रोग्राम को समझना है, सो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगती हैं. ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग देम हेल्प्स अस राइट एफिशिएंट प्रोग्राम्स. अगर हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स को लॉजिकली, या फिर अगर अभी जो न्यू ट्रेंड्स चल रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, अगर उनको अडॉप्ट करना है तो डेफिनेटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो यही है हमारी इंपॉर्टेंस है ना. तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं पॉइंट वाइज हम समझेंगे. बहुत ज़्यादा सिंपल है. देखो आप ना अपनी मतलब टॉपिक समझ लो, उसके अंदर जो की पॉइंट्स आने वाले हैं वो समझ लो, बस उसके अंदर की थ्योरी आपको खुद पता है. ठीक है, तो आई एम जस्ट हियर टू टेल यू what is that theory. Clear? तो चलिए, studying programming languages is crucial for understanding how software is developed and how different programming paradigms influence programming solving approaches. Below are the key reasons why learning programming language is important. ठीक है, तो सबसे पहला रीजन आपका है बेटर प्रोग्राम सॉल्विंग स्किल्स. तो बेटर प्रोग्राम सॉल्विंग स्किल्स का मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करते हो, इसका मतलब आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग को शार्पन कर रहे हो, है ना. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है. तो वो ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एनहांस योर लॉजिकल थिंकिंग एंड ऑल्सो अल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, हमें एक फ्लो बताया जाता है. अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अल्गोरिदम लिखनी है, फिर आप उसका फ्लो चार्ट बनाओ, फिर आप जो है कोडिंग की तरफ जाओ. तो ये हमें बेसिक क्यों बोला जाता है अगर हम बिगनर्स हैं तो, क्योंकि ये जो है हमें एक लॉजिक बनाने के लिए हेल्प करता है, एक मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग स्किल बनाने के लिए हेल्प करता है ये मेथड. ठीक है, तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेफिनेटली हमारी क्या करने वाली है, लॉजिकल थिंकिंग और अल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनहांस करने वाली है. क्लियर? देन दिस हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द राइट अप्रोच टू सॉल्व कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली. हमने देखा होगा अगर आप सॉल्व करते हो कोड्स या फिर आपने अगर कहीं पे भी कोई भी चीज पढ़ी हुई है, लाइक डीएसए में देख लें, अगर हम सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन को तो उसके साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना. अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा. तो हम क्या चाहते हैं, हम जो है एकदम बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर जाके अपने जो आंसर है उसको ला पाए, एंड देन ओनली हमारे जो सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास होते हैं. ये हम जब करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं वर्स्ट से. ठीक है, मतलब एकदम सोचते ही जो हमें मेथड लग रहा है हम वो लगाने की कोशिश करते हैं, वो जो है हमारा. ठीक है, अगर मेथड लग जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर उसको और शॉर्टन करने की कोशिश करते हैं.
फिर और शॉर्टन करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हम स्मार्टली सोचने की कोशिश करते हैं। वो स्मार्टली सोचने को ही हमारा जो है ना एक अप्रोच निकल के आता है, जो होता है एक राइट अप्रोच, जो कि उस प्रॉब्लम सॉल्व करने को मतलब वो प्रॉब्लम को एकदम एफिशिएंटली सॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें तब मिलती है जब हम कोड कर रहे हैं, हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एंड वी आर गिविंग कॉन्टेस्ट या एवरीथिंग। लेकिन एक जस्ट बेसिक मैनर में अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं एक राइट अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। क्लियर? सो ये है बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर। नाउ सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज पैराडिगम। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज पैराडिगम। अब सबसे पहले क्वेश्चन आया होगा पैराडिगम क्या होता है। ठीक है, पैराडिगम देख लो, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉलो डिफरेंट पैराडिगम्स। अब कौन से पैराडिगम्स हो गए, देखो पैराडिगम मतलब कि स्टाइल। ठीक है, राइट, मतलब आपने देखा होगा सी देखो, सी प्लस प्लस देख लो, जावा देख लो, पाइथन देख लो, सबका अपना अपना स्टाइल है जिससे हम उसका कोड लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, यही क्या होता है, पैराडिगम होता है। तो कोई लैंग्वेज प्रोसीजरल होती है, कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, कोई फंक्शनल होती है। तो इन सब का क्या मीनिंग है, देखो पैराडिगम के ऊपर ही ये यूनिट 1 है। इसमें मेन जो पार्ट है आपका पैराडिगम से है, तो इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करने ही वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो, प्रोसीजरल मतलब कि जो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करती है, जैसे कि सी हो गई या पास्कल हो गई, ये आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोले तो आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हमारी जावा है, हमारी सी प्लस प्लस है। ये क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे होते हैं, क्लासेस यूज कर रहे होते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गई। देन फंक्शनल अगर हम बात करें तो फंक्शनल मतलब कि जिसमें हम मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज ज्यादा कर रहे होते हैं। अभी आपको नहीं पता होगा लेकिन एक लैंग्वेज लाइक एक लैंग्वेज है लिस्प नाम की, या फिर एक और लैंग्वेज है हास्किल नाम की। तो ये लैंग्वेजेस प्योरली मैथमेटिकल फंक्शंस पर बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो ये होते हैं पैराडिगम्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अंडरस्टैंडिंग देम हेल्प्स इन चूजिंग द राइट लैंग्वेज फॉर अ गिवन टास्क। ऑब्वियसली अगर आपको उन सबकी नॉलेज होगी, लेट्स से हम टू द एक्सटेंट 3 लैंग्वेजेस को समझ लेते हैं, पाइथन, सी प्लस प्लस और जावा। ठीक है, जिनसे आप लोग फेमिलियर हो, और जावा से ठीक है आप फेमिलियर हो जाओगे एंड सेम से। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर हमें ये तीनों लैंग्वेजेस पता है तो हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देख के समझ सकते हैं कि हाँ ये वाला जो प्रॉब्लम है या फिर ये वाला जो टास्क है इसके लिए कौन सी राइट लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए ये पैराडिगम्स होते हैं। नाउ प्रोवाइड्स दिस प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इम्प्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर्स। तो देखो ये सारे जो पैराडिगम्स हैं इनसे हमें क्या मिलता है ना, दे हेल्प इन सिलेक्टिंग द राइट लैंग्वेज फॉर अ राइट जॉब। ठीक है, जैसे सी हो गई, ये सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होती है। पाइथन हो गई तो ये तो हर चीज के लिए यूज होती है, लाइक एआई हो गया, एमएल हो गया, तो इसके अंदर पाइथन यूज करते हो। कभी आपने देखा है कि आपने सी प्लस प्लस को यूज किया है एआई एमएल में? नहीं, मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, पाइथन को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। देन इम्प्रूव्ड कोड एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो दिस इज नोइंग मल्टीपल लैंग्वेजेस enables programmer to write optimized code in terms of execution and resource utilization। ऑब्वियसली अगर आपको जो है अच्छे मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस पता है तो आपको पता है कि कौन सा जो अप्रोच है या फिर कौन सी जो लैंग्वेज है वो मेरे रन को फास्ट, जो हमारा कोड है उसको फास्ट रन कर देगी या फास्ट एग्जीक्यूट कर देगी। ठीक है, या फिर कुछ कम रिसोर्सेस का यूज करके, लाइक कुछ कम मेमोरी सीपीयूज का यूज करके मैं अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ या फिर फास्ट एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हमें अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस पता है तो हम बहुत अच्छे से जो है ना एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रोग्राम या टास्क के लिए। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड मतलब हर तरह से हम सोच सकते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम भी, या रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मेमोरी कितनी यूज हो रही है या सीपीयूज कितने यूज हो रहे हैं। तो इससे जो है हम ये कर सकते हैं। तो ये कब होगा, जब आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस पता होंगी। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स हेल्प्स इन अवॉइडिंग रिडंडेंट और इनएफिशिएंट कोड। ठीक है, अब ये क्या है, एफिशिएंट कोड क्या होता है, एक एफिशिएंट कोड, एक एफिशिएंट कोड वो होता है जो कि फास्ट रन करे, आपकी मेमोरी को सेव करे, है ना, एंड आपके जो प्रोग्राम है उसको स्मूथली वर्क करवाए। ठीक है, तो यही होता है एक अच्छा कोड। तो यही होना चाहिए, कोड के अंदर रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, लाइक एक एक चीज आप बार बार यूज कर रहे हो, या इनएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको दो, लाइक आप एक लूप में लूप लिख रहे हो, आप अपने मतलब आपने एक प्रोग्राम लिखा है, उसके अंदर आपने लूप का यूज किया है विथ अननेसेसरी कैलकुलेशंस, जो कि आपकी क्या कर रहा है,
स्लो डाउन कर रहा है ना प्रोग्राम को, लेकिन मतलब आपको एक ही बार वो रन करना है कोड, है ना, उस कोड को या फिर उस फंक्शन को आपको एक ही बार रन करना है एंड आपने उसको लूप के अंदर लिख दिया, तो दिस विल बी मतलब इनएफिशिएंट वे ऑफ राइटिंग दैट थिंग, है ना। तो ये चीज होती है लाइक यूजिंग ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम, जैसे कि अगर बाइनरी सर्च हो गया, है ना, इंस्टेड अगर आप लीनियर सर्च की जगह बाइनरी सर्च को यूज कर रहे हो, तो ये क्या है, आपका एग्जीक्यूशन टाइम रिड्यूस करने वाली चीजें हैं। तो यही है इम्प्रूव्ड कोड efficiency and optimization, ठीक है। Now adaptability to new technologies, so the tech industry involves continues with new languages and framework। obviously जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत फास्ट जो है चेंज होती है, जैसे कि अगर आप जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स ही देख लो, है ना, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स अगर आपको पता हो तो वो हर साल चेंज होते हैं, हर साल लिटरली चेंज हो रहे होते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत फास्ट हमारी ग्रो हो रही है, बहुत ज्यादा फास्ट चेंज हो रही है। सो एक प्रोग्रामर को क्या होना चाहिए, वो एक ऐसा प्रोग्रामर होना चाहिए हु इज अ की मतलब फास्ट लर्नर, ठीक है, या फिर उसके अंदर ऐसा होना चाहिए यस ही कैन लर्न थिंग्स। अगर उसको बोला जाए कि नेक्स्ट वीक आपको ये चीज करनी है बट ही डोंट नो व्हाट इज दैट, ही मस्ट लर्न दैट थिंग इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। तो ऐसा फास्ट लर्नर जो है एक प्रोग्रामर को होना जरूरी है। यस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सो द टेक इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस विद न्यू लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स। A strong foundation in programming languages allows developers to learn new languages quickly and stay updated with industry trends। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एक प्रोग्रामर को कैसा होना चाहिए, क्विक लर्नर होना चाहिए। तो अगर आपने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का फाउंडेशन स्ट्रांग रखा है, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर है अभी से, तो एज अ डेवलपर फ्यूचर में आपको नई चीजें सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू कैन लर्न दोज थिंग्स क्विकली, दैट इज द थिंग जो कि एक प्रोग्रामर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। नाउ बेटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हमारे लिए बेस्ट हैं, सो द हेल्प्स इन राइटिंग मेंटेनेबल मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल कोड। ऑब्वियसली अगर आप एक कोड लिख रहे हो तो आप ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ट्री का कोड लिख रहे हो तो आप सिर्फ एक ही ट्री का कोड लिखोगे, यू हैव टू राइट अ कोड विच विल बी जनरल कोड, है ना, जो कि आपकी सारी ट्रीज आप मतलब अगर दूसरे कंट्री के अंदर भी किसी को कोई ट्री बनानी है तो उसके दिमाग में जो ट्री है वो भी ट्री बननी चाहिए, है ना, वो भी ट्री उसी कोड से बन जानी चाहिए। सो यू हैव टू मेक योर कोड रियूजेबल, यू हैव टू मेक योर कोड मेंटेनेबल, ठीक है। अगर आप में मतलब कुछ अगर चेंजेस आ गए या फिर आपने सपोज कि आपको कुछ नई टेक्निक आ रही है तो यू कैन मेंटेन योर कोड, ठीक है। सो दिस थिंग्स या एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, इनके अंदर सबसे ज्यादा यही चीज होती है कि यू द थिंग योर प्रोग्राम मस्ट बी इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड, रीयूजेबल, है ना, रिलायबल। समझ में आ गई बात। तो देखो रिलायबल का मतलब कि उसके अंदर बग्स या क्रैशेस कम होने चाहिए, ठीक है। ओके एग्जाम्पल की अगर मैं इसके अंदर बात करूं, सो देखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ लॉन्ग प्रोग्राम आप उसको ब्रेक कर सकते हो इनटू फंक्शंस व्हिच कैन मेक इट इजी टू डीबग, है ना, या फिर रीयूज के लिए। सो दैट इज द थिंग व्हिच इज एन एग्जाम्पल। नाउ इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशंस, तो इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशंस के अंदर programming knowledge is useful in the fields like artificial intelligence, data science, cyber security and embedded systems, ठीक है। तो हमेशा हमें पता है कि एआई, आप कब मुझे बताओ, वापस से हम पढ़ते हैं, देखो एआई और डेटा साइंस, एआई और डेटा साइंस के अंदर हम कौन सी लैंग्वेज को यूज करते हैं, पाइथन को यूज करते हैं, कभी कभी आर को भी यूज करते हैं, ठीक है, आर भी एक लैंग्वेज है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम सी लैंग्वेज को या फिर पाइथन लैंग्वेज को ज्यादातर यूज करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो उन एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज होता है ना। मतलब यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर फील्ड के अंदर यूजफुल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ही आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशंस, ठीक है। नाउ understanding languages aids in developing domain specific applications effectively, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अ डॉक्टर दैट ही कैन आल्सो यूज प्रोग्रामिंग टू एनालाइज मेडिकल डेटा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो डॉक्टर है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़नी ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो मतलब ये बोलने का मतलब मेरा क्या हुआ कि यस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन एवरी फील्ड, ठीक है। ओके द लास्ट थिंग इज एनहांसेस करियर अपॉर्चुनिटी।
अपॉर्चुनिटीज। डेफिनेटली ये तो ही हमारा मेन एम है कि प्रोफिशिएंसी इन मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस increases your job prospects in software development, research and IT industries. डेफिनेटली आपके रेज्यूमे में अगर एक भी लैंग्वेज मेंशन नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको जॉब कौन देगा? या फिर एक ऐसा बंदा है जिसके रेज्यूमे के अंदर 3 4 या 5 लैंग्वेजेस अवेलेबल है, तो आप में से और उस वाले बंदे में से किसको चूज करेगी वो कंपनी? डेफिनेटली उसी को चूज करेगी ना जिसके पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है ना? सो वो ही है कि आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज भी डिपेंडेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर, बिकॉज कंपनीज प्रेफर प्रोग्रामर्स जो मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस या मल्टीपल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को जानता हो, ठीक है। नाउ एम्प्लॉयर्स सीक कैंडिडेट्स विद अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ओके, सो ये मैंने आपको बता दिया एंड ये मैंने मतलब आपको 7 मतलब की पॉइंट्स बता दिए, उसमें से मैंने एग्जांपल्स भी दिए आपको एंड मैंने बहुत सारी आपको थ्योरी भी बता दी इसकी। तो अगर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली यू कैन राइट दिस एंड सच अ पॉइंट्स ओनली, एंड आप अच्छे से पैराग्राफ्स में चाहो तो ये जो है लिख सकते हो, लेकिन ये पॉइंट्स जरूर से मेंशन करना। बेटर प्रोग्रामिंग सॉल्विंग स्किल, देन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज पैराडिगम, देन इम्प्रूव्ड कोड एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमाइजेशन, adaptability to new technologies, then better software development practices, interdisciplinary applications, enhances career opportunities। ठीक है, तो आई होप एक पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आई हैव टेकन मच टाइम इन दैट क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था एंड अपने यूनिट की स्टार्टिंग थी। नाउ आई विल थोड़ा सा फास्ट, ठीक है, क्योंकि हमें अपना यूनिट कंप्लीट करना है 1 शॉट के अंदर। सो चलिए जल्दी से अब देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो अभी तक हमने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी है वो ओवर टाइम इवॉल्व होती आ रही है, ठीक है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्वेंट हुई थी तब कौन सी लैंग्वेजेस थी एंड देन इवॉल्व होते 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 क्या जो है ना अब सीन है, ये तो आपको पता है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलिए अब जो है हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो द हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटेशनल लॉजिक फ्रॉम अर्ली मशीन कोड to modern high-level languages. Below is an overview of significant developments in programming languages over time. तो फर्स्ट है आपकी अर्ली मशीन कोड एंड असेंबली। तो सबसे पहले देखो, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वेर प्रोग्राम्ड यूजिंग मशीन कोड, ठीक है, यानी कि जो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना 1010, उस वो थी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर्स वेर प्रोग्राम्ड यूजिंग दैट लैंग्वेज ओनली। तो वो लैंग्वेज जो है असेंबली लैंग्वेज है एंड दैट वाज डेवलप्ड टू, ओके, जो ये तो मशीन कोड हुआ, लेकिन अब रिप्लेस करने के लिए उस बाइनरी को विथ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस मेकिंग कोडिंग मोर रीडेबल, है ना, कि इंसानों के वो समझ में आए, तब क्या इन्वेंट हुई? आपकी असेंबली लैंग्वेज इन्वेंट हुई। ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है आपका याद रखने का, 1940s to 1950s, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सी लैंग्वेज याद रखनी है? असेंबली लैंग्वेज याद रखनी है, जो सबसे पहली लैंग्वेज थी, क्योंकि पहले जो मशीन कोड का यूज करके कंप्यूटर्स बनाए गए थे फर्स्ट कंप्यूटर्स, तो अब जो है उस लैंग्वेज को हमें मोर रीडेबल बनाना है, मोर मतलब ऐसा बनाना है कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, क्योंकि ये जो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस दे आर very difficult to read and write as well and not at all understandable. So जो programmers उनको मतलब लिखते थे manually, they used to write long sequences of zeros and ones, तो ये बहुत ज्यादा difficult होता था, ठीक है। So assembly language ये इसने क्या किया, छोटे छोटे से codes यूज करना शुरू कर दिया, symbolic instructions यूज करना शुरू कर दिया instead of zeros and ones, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो अर्ली कंप्यूटर्स अगर आपने स्टडी करे हो तो ENIAC, ये देखो ये वाले ENIAC, इनियाक, ओके। सो ये कंप्यूटर था जिसके अंदर असेंबली लैंग्वेज यूज करके उसको कोड किया गया था, ठीक है। ओके, नाउ सेकेंडली 1950s से 1960s में क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आई, यानी कि वाई वेर, जो बताओ सबसे पहले कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती है जिनके अंदर मतलब हम क्लोजर टू इंग्लिश अपने प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं, ठीक है। सो द नीड फॉर ह्यूमन friendly programming led
to the creation of high level languages. Obviously अगर हमें वो प्रोग्राम को समझना है तो it must be familiar to a language, है ना, जो कि हमें पता है. So definitely that led to the foundation of this thing, and writing assembly was not very simple. Okay, assembly भी बहुत difficult language थी. ठीक है, so high level languages क्या थी, हमारी English के closer थी, easier to understand थी, इसीलिए इनको बनाया गया. नाउ की लैंग्वेजेस जो उस वक्त डिस्कवर हुई थी वो थी फॉर्ट्रन, जो कि 1957. ठीक है, इतना आपने ध्यान में नहीं रखना है, बस ये डिकेड को याद रखना, 1950 से 1960s. अगर आपको ये याद रह रहा है 57, 58, 59 विच इज नॉट एट ऑल हार्ड, तो इसको भी आप याद रख सकते हो. तो फॉर्ट्रन लैंग्वेज आपके 1957 के अंदर जो है ना डिस्कवर हुई थी, एंड इसको कहाँ पे यूज किया गया था, साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर. देन लिस्प लैंग्वेज ये 1958 के अंदर डिस्कवर हुई थी, एंड इसको एआई के अंदर यूज किया गया था. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रिसर्च चल रही थी उस वक्त, उसके लिए लिस्प लैंग्वेज को यूज किया गया था. देन कोबोल ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, मतलब लैंग्वेज है जिसको हम यूज कर रहे थे उस वक्त बिजनेस या फिर फाइनेंस रिलेटेड काम के लिए. ठीक है, सो दिस इज द 3 लैंग्वेजेस जो कि आपकी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, फॉर्ट्रन, लिस्प और कोबोल, जो कि आपके 1950s से 1960s के डिकेड के अंदर बनी थी. देन सेकेंड जनरेशन इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की, यानी कि 1960s से 1980s ये था आपका सेकेंड जनरेशन. ठीक है, इसमें क्या चेंजेस हुई, जो कोड हम ऑर्गेनाइज मतलब बना रहे थे दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू फंक्शंस एंड लूप्स. ठीक है, आपको पता है ना फंक्शंस एंड लूप्स, वेरी गुड. अब यही जो है चीज क्या करनी है, हमें ये समझनी है कब डिस्कवर हुई थी, 1960s से 1980s, यानी कि 20 इयर्स ऑफ गैप के अंदर हम कह रहे हैं कितनी चीजें बनी, आपकी अल्गो लैंग्वेज, आपकी सी लैंग्वेज, आपकी पास्कल लैंग्वेज. ठीक है, तो ये क्यों बनाई गई, ये यूं बनाई गई क्योंकि हमें जो है अब अपने कोड को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े कोड्स कैन बी हैक्टिक, राइट. सो हमें क्या करना है, कोड को ऑर्गेनाइज करना है इनटू फंक्शंस एंड लूप्स, मेकिंग इट मोर इजियर टू रीड एंड मेंटेन. तो इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस है ये बनी थी. द अल्गो लैंग्वेज विच वाज डेवलप्ड इन 1960, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया, इट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, जो ब्लॉक स्ट्रक्चर्स में इस ब्लॉक में ये काम हो रहा है, इस ब्लॉक में ये काम हो रहा है, सो दैट थिंग वाज डन इन दिस अल्गो लैंग्वेज. सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972. ठीक है, अ पावरफुल लैंग्वेज यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग. ठीक है, सो सिस्टम प्रोग्रामिंग यानी कि देखो ये जो है ना सबसे ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज बनी थी, जो हमारी सी है ना, जो कि आज तक सी प्लस प्लस सी चल रहा है. सो सी उस वक्त सी नहीं, सी प्लस प्लस नहीं बनी थी, दैट वाज डेवलप्ड इन थर्ड जनरेशन, बट पहले क्या बनी थी, सी बनी थी, एंड दैट वाज अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज. ठीक है, जो कि सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम को कोड करने के लिए यूज हो रही थी, एंड आज तक इसको यूज किया जा रहा है. ठीक है, देन वी हैव पास्कल जो कि 1970 के अंदर डिस्कवर हुई थी. दिस वाज डिजाइंड फॉर टीचिंग द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. समझ में आ गया, यानी कि एजुकेशन पर्पस के लिए पास्कल को जो है इन्वेंट किया गया था. नाउ थर्ड जनरेशन वाज डेडिकेटेड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फ्रॉम 1980s टू 1990s. ओके, तो यहाँ पर इस जनरेशन के अंदर आके ओओपी बनी थी. दिस मेड कोड मोर रीयूजेबल एंड मॉड्यूलर, है ना. अब हम जो है कोड को बार बार नहीं लिख रहे हैं. ठीक है, हमने फंक्शंस एंड लूप्स तो इन्वेंट कर दिए थे, बट अब हमने क्लासेस इन्वेंट कर दी है. हमने ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज करना है अपने कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग फंक्शंस, ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है. ठीक है, सो व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली इट वाज इम्पोर्टेंट क्योंकि हमने जो कोड है उसको रीयूजेबल बना दिया है इस वक्त. ठीक है, अब एग्जाम्पल में देख लो स्मॉल टॉक. ठीक है, ये स्मॉल टॉक एक लैंग्वेज है. दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट ओओपी लैंग्वेज. क्लियर. देन सी प्लस प्लस, हमें पता है सी प्लस प्लस तो हमने समझ लिए, तो दैट वाज डेवलप्ड इन 1983 एंड दैट वाज ऑब्वियसली एक्सटेंडेड सी विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स. पाइथन भी उसी टाइम फ्रेम के अंदर डेवलप हुई थी 1991 के अंदर. अब पाइथन तो किसने इन्वेंट की, तो आपको पता होना चाहिए, तो वो मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर टाइम स्टैम्प डाल के मुझे बताना कि पाइथन किसने डिस्कवर की थी. दिस डिजाइंड फॉर सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी. ऑब्वियसली अब इतने क्लोजर टू इंग्लिश
स्टेज हम आ चुके हैं कि पाइथन लैंग्वेज जनरेट आपकी जो है डेवलप हुई है एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी ओवर टाइम। देन जावा हमारी उस वक्त बनी थी 1995 के अंदर। दिस इंट्रोड्यूस्ड द राइट वंस रन एवरीवेयर प्रिंसिपल विद द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आप कहीं पर भी जावा लिख के रन कर सकते हो बिकॉज इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, देन फोर्थ जनरेशन वाज वेब डेवलपमेंट एंड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो 1990 से 2000 के आपके टाइम फ्रेम के अंदर वेब डेवलपमेंट और स्क्रिप्टिंग के ऊपर जो है ना ज्यादा मतलब ऐसा कहते हैं ना फोकस आ गया था। सो लैंग्वेजेस इमर्ज्ड टू मीट द डिमांड्स ऑफ वेब एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो कौन सी लैंग्वेजेस आपकी जावास्क्रिप्ट 1995 के अंदर बनी थी। इट बिकेम द डोमिनेंट लैंग्वेज फॉर वेब एप्लीकेशन। ऑब्वियसली आज तक इसको यूज किया जा रहा है एंड अभी ऐसा बिल्कुल भी दूर दूर तक पता नहीं है कि इसको कोई रिप्लेस करेगा। देन वी हैव PHP दैट इज अगेन 1995 में भी, रूबी भी 1995 के अंदर ही हुई थी। सो दिस वाज पॉपुलर फॉर सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट, आपकी जो PHP है वो, और रूबी आपकी वेब एप्लीकेशंस के अंदर यूज हो रही थी। ठीक है, नाउ फिफ्थ जनरेशन वॉज फॉर मॉडर्न ट्रेंड्स दैट इज 2000 से लेके आज तक। मॉडर्न लैंग्वेजेस फोकस ऑन द हाई परफॉर्मेंस, कॉन्करेंसी एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है, यानी कि स्पीड, कॉन्करेंसी एंड स्केलेबिलिटी, ये तीन चीजों के ऊपर अब जो है ना फोकस हो रहा है। एंड सी शार्प इज द लैंग्वेज जो 2000 के अंदर आपकी डेवलप हुई थी। दिस वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। ओके, देन स्विफ्ट लैंग्वेज आपको पता होगी 2014 में इन्वेंट हुई, एप्पल ने क्रिएट की थी फॉर iOS डेवलपमेंट। तो अगर कोई भी चीज हमें iOS के अंदर डिप्लॉय करनी है तो वी नीड स्विफ्ट लैंग्वेज। कॉटलिन लैंग्वेज दैट वाज डेवलप्ड इन 2011, ये एक मॉडर्न अल्टरनेटिव है फॉर जावा फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो अगर आपने ऐप डेवलपमेंट किया होगा डेफिनेटली तो आपको पता होगा कॉटलिन लैंग्वेज से भी कर सकते हो, आप जावा से भी कर सकते हो। देन यू हैव गो लैंग्वेज, ठीक है, जो कि 2009 में डेवलप हुई थी एंड दैट वाज डेवलप्ड बाय गूगल फॉर एफिशिएंसी इन लार्ज स्केल सिस्टम्स। तो ऑब्वियसली ये लैंग्वेज कहाँ यूज हो रही होगी, गूगल में यूज हो रही होगी क्योंकि लार्ज स्केल सिस्टम्स उन्हीं के पास हैं। सो दिस वाज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर आपको चाहिए तो मैं ना अच्छा सा ऐसा रिमेम्बरेबल जो आपका होता है ना चार्ट वो बना दूंगी टेबल, एंड उसमें मैं लिख दूंगी 1940 से आपके जो ये डिकेड्स हैं ये याद रखना जरूरी है। उसमें कौन सी लैंग्वेजेस आपने जो है ना इन्वेंट हुई हैं वो आपको याद रखना जरूरी है। सो मैं क्या करूंगी ना एक ऐसा मतलब मेमोरी मैप बना दूंगी जिससे आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा एंड आई सेंड यू दैट ऑन टेलीग्राम। ओके, सो ये चीज तो हो गई एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो भी। एंड नाउ वी विल कम इनटू द इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पहले तो हम इम्पैक्ट समझ लेते हैं उसके बाद प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग हाउ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन। अब मैंने आपको पहले ही मतलब बता दिया, पैराडिगम का मतलब होता है स्टाइल। ठीक है, आपके कौन जो प्रोग्राम है या फिर जो लैंग्वेज है वो किस स्टाइल में लिखी जा रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग पैराडिगम ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग हाउ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन, स्ट्रक्चर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। So different paradigms influence problem solving approaches, code organizations and efficiency. So the impact of programming paradigm can be understood in this way. सबसे पहले आपकी कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, यानी कि आपके पास डिफरेंट पैराडिगम्स हैं, ठीक है, एंड दे अफेक्ट हाउ इजीली कोड कैन बी रीड, अंडरस्टूड एंड मेंटेन। ठीक है, तो हर को लैंग्वेज का अपना एक स्टाइल होता है कि हाँ हम उसको कैसे रीड कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो हर पैराडिगम जो है ना वो अफेक्ट करनी चाहिए ऑब्वियसली इन दिस वे, एंड उसको हम ऐसे ही देखने वाले हैं कि वो कितना इजीली हम कोड को रीड कर पा रहे हैं, कितने इजीली उस कोड को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज दिस, एग्जांपल में देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये क्या प्रमोट करता है, मॉड्यूलैरिटी प्रमोट करता है। ठीक है, देन मेकिंग इट इजियर टू अपडेट एंड स्केल एप्लीकेशंस, यानी कि अगर आपको किसी भी चीज को अपडेट करना है, ठीक है, तो आप कहाँ पे करोगे, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो तो आपके पास क्लास हो गया, आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, तो
डेफिनेटली आप क्लास के अंदर अपडेशंस करोगे तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेशंस आ जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जो कि ओओपी के अंदर होती है। देन एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, सो सम पैराडिगम्स आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर परफॉर्मेंस व्हाइल अदर्स फोकस ऑन सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। कुछ पैराडिगम्स एंड ऑब्वियसली जो कि परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, वो ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस हमें देते हैं। एंड कोई कोई पैराडिगम ऐसा होता है जो कि सिंप्लिसिटी पे फोकस करते हैं। अगर हम पाइथन लैंग्वेज ही देख लें, सो दैट वर्क्स और दैट फोकसेस ऑन सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी, है ना। अब एग्जांपल की बात करें तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने देखा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग यानी कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन जिस प्रोग्राम में होता है। एग्जाम्पल सी, ये क्या है आपकी एफिशिएंट है फॉर सिस्टम लेवल टास्क, ठीक है, क्योंकि एक के बाद एक प्रोग्राम मतलब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है, तो ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट इन द सिस्टम लेवल टास्क। व्हाइल फंक्शनल प्रोग्रामिंग, एग्जाम्पल हास्कल आपकी एक लैंग्वेज है, सो इट इज बेटर फॉर द मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल हो गए, यानी कि हर लैंग्वेज का क्या है अपना एक मतलब ये है कि लाइक वो इसी काम के लिए यूजफुल है, ठीक है। सो वो उस चीज में ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, तो ऑब्वियसली पैराडिगम्स डिक्टेट हाउ प्रोग्रामर्स अप्रोच द प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। सबसे पहले आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज हो जाती है जैसे कि सी, सो दिस फॉलो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग जैसे कि हास्कल, तो ये क्या एम्फोसाइज करते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस। लॉजिक प्रोग्रामिंग प्रोलॉग होती है एक, जो कि एआई बेस्ड रीजनिंग में यूज होती है। इसका मतलब वो खुद बताती है प्रोग्रामर्स को कि उन्हें कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आप सी यूज कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। हास्कल यूज कर रहे हो तो आपको मैथमेटिकल फंक्शंस के थ्रू जाना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी जो है हमें पैराडिगम्स से पता चलती है। देन स्केलेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी रीयूजेबिलिटी के अंदर ओओपी के अगर देखें, जैसे कि जावा हो गई, पाइथन हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, तो ये स्केलेबिलिटी एनहांस करती है। मतलब कि हम रीयूज कर रहे हैं ना ऑब्जेक्ट्स को और क्लासेस को, तो इससे हमारी जो स्केलेबिलिटी है ये हमारी इंक्रीज होती है, एनहांस होती है। फंक्शनल प्रोग्रामर्स एग्जांपल लिस्प, स्केला, दिस अनेबल्स रीयूजेबिलिटी विद प्योर फंक्शंस एंड इम्यूटेबिलिटी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनके अंदर सिर्फ फंक्शंस को यूज किया जाता है क्योंकि ये उस टाइम फ्रेम के अंदर डेवलप हुई थी। सो दोज आर फंक्शनल प्रोग्रामिंग, तो इनसे जो है अगेन रीयूजेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है एंड इम्यूटेबिलिटी। ओके, नाउ पैरेललिज्म एंड कंकरेंसी, तो पैरेललिज्म एंड कंकरेंसी के अंदर सम पैराडिगम्स आर बेटर सूटेड फॉर मल्टी थ्रेडेड एंड पैरेलल कंप्यूटिंग, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि आपकी कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग हो गई, यहाँ पे गो एंड एरलम, दिस इज डिजाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम्स डिस्ट्रीब्यूटेड है उनके लिए ये बनाई गई है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग ये क्या करती है, दिस अवॉइड्स साइड इफेक्ट मेकिंग इट आइडियल फॉर द पैरेलल एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो डेफिनेटली कोई कोई लैंग्वेज है जो कि मल्टीपल काम कर रही है, कोई कोई लैंग्वेज है जो पैरेलली कंप्यूटेशंस कर रही है, यानी पैरेलली काम कर रही है, ठीक है। तो ये होती है क्योंकि पैराडिगम्स पे ही डिपेंडेंट होती हैं, हमें एग्जांपल्स में पैराडिगम ही देने हैं एंड ये बताना है कि ये लैंग्वेज ये पैराडिगम यूज कर रही है, तो ये इस पर्टिकुलर जो हमारा पॉइंट है इसको कैसे यूज कर रही है। ओके, तो चलिए ये हो गए आपकी इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रोल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वी ऑल नो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का रोल क्या होता है, लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड इन की पॉइंट्स, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या प्ले करती है, दे प्ले अ वाइटल रोल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कंप्यूटिंग बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड वे टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। ऑब्वियसली हम क्या कर रहे होते हैं रोल मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अपना जो हमें जो करवाना है कंप्यूटर से वो चीज हम कंप्यूटर को एक लैंग्वेज थ्रू बता रहे होते हैं, ठीक है। तो देयर सिग्निफिकेंस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू अ फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट है आपकी फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन विथ कंप्यूटर्स, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आपके अपने ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट कर रहे हो इनटू अ मशीन कोड, ठीक है। तो ये चीज होती है जो कि बहुत फर्स्ट रोल है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। देन यू हैव डिफाइनिंग कंप्यूटेशनल लॉजिक, ऑब्वियसली आप अपने अल्गोरिदम्स एक्सप्रेस करते हो, आपको जो करवाना है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को एक्सप्रेस करते हो बाय यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। देन प्रोवाइडिंग डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स, तो हमें पता है कि लो लेवल लैंग्वेज होती है एंड हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो लो लेवल लैंग्वेज जो कि हमें ज्यादा कंट्रोल ऑफर करती है और हाई लेवल लैंग्वेज जो कि इजी टू यूज है इसलिए यूज की जाती है। तो लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या आता है, असेंबली लैंग्वेज आ जाती
रहती है जो कि बेसिकली हार्डवेयर लेवल कंट्रोल में हम उसको यूज करते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज में पाइथन या जावा ये सारी आपकी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, ठीक है, जिनको हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं एंड उनसे कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग टास्क करवा सकते हैं, ठीक है। देन सपोर्टिंग वेरियस प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स, ऑब्वियसली अब पैराडिगम्स के ऊपर ही ये पूरा का पूरा यूनिट है। अब आगे जो आप देखने वाले हो इस वीडियो का, तो वो जो है पूरा पैराडिगम्स का पार्ट है, ठीक है। तो यूनिट 1 में हमें पैराडिगम्स से पढ़ना है, अलग अलग पैराडिगम्स हैं, जैसे प्रोसीजरल हो गया, डिक्लेरेटिव हो गया, देन आपका इंपेरेटिव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल, लॉजिक। तो ये सारे आपके पैराडिगम है। पैराडिगम का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टाइल, यानी कि एक तरीका अपने प्रोग्राम को लिखने का। तो हर लैंग्वेज का एक अलग तरीका होता है, यानी कि हर लैंग्वेज कोई ना कोई एक पैराडिगम को फॉलो करती है, ठीक है। तो ये सब कब होगा, एक स्टाइल, एक वे कब होगी, जब आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। तो ऑब्वियसली दिस प्लेज अ वाइटल रोल। देन अनेबलिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अक्रॉस डोमेन्स। तो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत नंबर ऑफ डोमेन्स है, लाइक वेब डेवलपमेंट है, उसमें अलग लैंग्वेज यूज हो रही है। आपके पास सिस्टम प्रोग्रामिंग है, उसमें आप अलग लैंग्वेज का यूज कर रहे हो। यू हैव एआई, यू आर यूजिंग अलग लैंग्वेज इन दैट। तो डेटा साइंस, तो मतलब कितने नंबर ऑफ डोमेन्स एंड वी आर यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। So this enables software development across domains just by the use of programming languages, ठीक है। Then enhancing code maintainability and reusability. Obviously आपके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हो गया या लाइब्रेरीज हो गई, जिनके वजह से आप अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हो। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास अलग अलग उसके फीचर्स होते हैं, सो दैट मेक इट सफिशिएंट। देन इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी। तो ऑब्वियसली हर लैंग्वेज के पास कुछ ना कुछ रिलायबिलिटीज होती हैं, एंड कुछ लैंग्वेजेस जो है सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती हैं, उनके अंदर इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो कि वल्नरेबिलिटीज को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 6-7 पॉइंट्स आई हैव रिटन हियर। रोल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्वेश्चन आ सकता है, सो यू कैन मेंटेन दिस ऑर्डर एज वेल, या फिर आपको जो याद रहता है यू कैन राइट, बट प्लीज मेक श्योर कि आप इन पॉइंट्स में लिखो एंड देन उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो, तो दैट मेक्स sense, okay, rather than writing paragraphs and all। तो ये जब की पॉइंट्स आप लिखोगे ना, तो एग्जामिनर विल रीड दोज की पॉइंट्स ओनली। आपकी थ्योरी कोई पैराग्राफ्स पढ़ने नहीं वाला है, सो डायरेक्टली दे विल गिव मार्क्स एज पर देयर कंसर्न। बट अगर आप ऐसे पॉइंट्स में लिखोगे, सो दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ यू हैव अंडरस्टूड द थिंग, ठीक है। देन वी हैव प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर हमें जो है एमएलसी आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है। एमएलसी का मतलब मल्टी लेवल सेल, ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, मेमोरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, मतलब कि मेमोरी स्टोरेज। अब कोई भी देख लो, जैसे कि अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, हर चीज में मेमोरी स्टोरेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम मोबाइल भी खरीदने जाते हैं, हम उसकी रोम देखते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए उसमें स्टोरेज कितनी है, ठीक है। स्टोरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्टोरेज एज वेल। तो हमारे पास एक एमएलसी होता है, मल्टी लेवल सेल। इसमें जो है क्या है ना, हर सेल के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो हर एक सेल के अंदर मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं इन फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी की अगर नॉलेज नहीं है तो आप गूगल कर सकते हो, लेकिन फ्लैश मेमोरी एक टाइप की मेमोरी है जिसमें हम मल्टीपल बिट स्टोर कर सकते हैं पर सेल, ठीक है। तो इससे हम क्या हो जाएगा, लाइक हमारे पास मतलब छोटे सी स्पेस में बहुत सारे बिट स्टोर हो जाएंगे, बहुत सारा डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, एमएलसी का क्या इम्पैक्ट है वो हमसे पूछा गया है। तो देखो इसका हम एक डायग्राम भी बना सकते हैं। हियर इज द डायग्राम, जो कि बेसिक डायग्राम है, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग थिंग। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि एमएलसी का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। तो एमएलसी क्या करता है, सबसे पहली चीज इंक्रीज्ड स्टोरेज डेंसिटी, ठीक है। यानी कि डेंसिटी का मतलब आपको पता है ना। एमएलसी क्या स्टोर कर रहा है, डेटा स्टोर कर रहा है, लेकिन मल्टीपल ऐसे हम कह सकते हैं कि मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा को स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो एमएलसी स्टोर्स मोर डेटा इन द सेम फिजिकल स्पेस कंपेयर टू अ सिंगल लेवल सेल। यानी कि एसएलसी भी एक चीज होती है, दैट इज सिंगल लेवल सेल, ओके। तो सिंगल लेवल सेल के अंदर अगर उतनी ही स्पेस है, उतनी ही फिजिकल स्पेस है, लेकिन उसमें एक ही एप्पल स्टोर हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, वही उसी स्पेस के अंदर अगर हम एमएलसी के अंदर स्टोर करने जाए, सो यू कैन स्टोर 5 एप्पल्स। तो उसी सेम फिजिकल स्पेस में ज्यादा बिट्स ऑफ डेटा आ गया, राइट। सो दिस इज द थिंग जो एमएलसी कर रहा है, यानी कि उससे स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जा रही है, लेकिन सेम साइज के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जो कि एमएलसी का जो है बहुत ज्यादा एडवांटेज है, एंड द
थिंग लाइक आप ऐसे कह सकते हो कि ये टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत वाइडली यूज्ड हो रही है. दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट पर जीबी, मेकिंग स्टोरेज डिवाइसेस मोर अफोर्डेबल. आपको पता है आपके पास मेमोरी कार्ड होता है, कितना छोटा सा होता है एंड उसकी मेमोरी साइज बहुत ज्यादा होता है, राइट. तो ये सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं. क्यों अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं? क्योंकि आपका जो कॉस्ट पर जीबी है, लाइक पर गीगाबाइट है, वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है. क्यों? क्योंकि आप उसी एक सेल के अंदर वो ही जो डेटा आपको एसएलसी के अंदर एक सेल में स्टोर कर रहे थे, वो ही 10 सेल का डेटा यहाँ पे एक सेल के अंदर स्टोर हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है. तो ये चीज जो है ये इसको एकदम मतलब प्रोफिशिएंट बनाती है. देन यू हैव रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस कंपेयर टू एसएलसी. जो एसएलसी है उससे इसका परफॉर्मेंस कम होता है. क्यों कम होता है? क्योंकि देखो एक ही सेल के अंदर बहुत सारा डेटा है, तो अगर हमें रीड करना है या राइट करना है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है. क्योंकि आप किससे डील कर रहे हो? आप मल्टीपल बिट्स से डील कर रहे हो पर सेल. तो वो सेल क्या करेगा? वो स्लो डाउन हो जाएगा एंड इसके वजह से बहुत सारा डेटा होने की वजह से आपका जो है एरर भी बहुत होता है एंड दिस एरर करेक्शन कैन बी डिफिकल्ट, ठीक है. तो जैसे कि करेक्शन तो ज्यादा होता है बट दिस कैन लीड टू हायर लेटेंसी, ठीक है. क्योंकि मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे. इतने सारे डेटा में अगर आपका कहीं पे भी एरर आ जाता है सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल इट, ठीक है. सो ये इसकी डिसएडवांटेज है. क्या डिसएडवांटेज है? कि ये स्लो हो जाता है बिकॉज क्योंकि एक ही सेल के अंदर बहुत सारा डेटा है, ठीक है. देन यू हैव हायर पावर एफिशिएंसी. ऑब्वियसली इसकी पावर एफिशिएंसी ज्यादा है. क्यों? क्योंकि ये कम पावर यूज करेगा पर बिट टू एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेमोरी टेक्नोलॉजीज, है ना. क्योंकि एक ही बिट में अगर वो काम हो रहा है एंड एसएलसी में लेट से 10 बिट में वो काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक बिट है तो यहाँ पे पावर कम यूज होगी, है ना. रेदर कि इसके अंदर डेटा ज्यादा है लेकिन फिर भी पावर कम यूज होगी क्योंकि सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स कम यूज हो रहा है, राइट. नाउ सुटेबल फॉर मोबाइल एंड एम्बेडेड सिस्टम्स वेयर पावर कंजम्पशन इज क्रिटिकल. यानी कि जैसे देखो अब मोबाइल्स हैं, पहले कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे, है ना. तो ये यही है कि हम क्या कर रहे हैं, अब एमएलसी का यूज कर रहे हैं, हम छोटी छोटी नैनो टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हम बड़ा सा डेटा सेट भी जो है, अगर बड़ा भी स्टोरेज है तो बेसिकली उसको हम कम चीज में स्टोर कर पा रहे हैं, ठीक है. सो ये मोबाइल्स वगैरह में एम्बेडेड सिस्टम्स में ज्यादा यूज होती है. देन यू हैव डिक्रीज्ड एंड्योरेंस एंड लाइफ स्पैन. ऑफ कोर्स एमएलसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू एसएलसी. क्यों? क्योंकि उसके जो है ना जल्दी चांसेस होते हैं उसके सेल्स वेयर आउट होने के, ठीक है. उसके मेमोरी सेल्स में ऑब्वियसली बहुत सारा डेटा है तो वो जल्दी खराब होने के उसके बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए एमएलसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है. देन मोर ससेप्टेबल टू डेटा रिटेंशन इश्यूज एंड बिट एरर्स ओवर टाइम, ठीक है. तो बहुत ज्यादा इसके अंदर ना पर बिट में एरर्स आने के चांसेस होते हैं. देन कॉस्ट इफेक्टिव फॉर कंज्यूमर एप्लीकेशंस. ऑफ कोर्स हमें यूएसबी ड्राइव्स, एसएसडीज, मेमोरी कार्ड्स, यानी कि ये जो भी स्टोरेज डिवाइसेस है ये हाई स्टोरेज कैपेसिटीज के डिवाइसेस लोअर कॉस्ट के अंदर मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एमएलसी ओनली. क्योंकि हम कम सेल्स ऑफ को यूज कर रहे हैं एंड उसके अंदर हम ज्यादा डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं. एंड ये भी फायदा हो जाता है बिजनेस के अंदर कि ये जल्दी खराब हो रहा है तो जो कस्टमर है वो जल्दी दूसरा प्रोडक्ट लेने आ जाएगा, है ना. सो दिस इज द थिंग. दिस इज आइडियल फॉर जनरल पर्पज कंप्यूटिंग बट नॉट फॉर द हाई एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस. ऑफ कोर्स एक कंपनी का डेटा आप एक पेन ड्राइव में नहीं रख सकते हो. ऑफ कोर्स ये चीज बहुत ज्यादा ठीक है. एरर करेक्शन मैकेनिज्म रिक्वायर्ड. सो ऑब्वियसली इसके अंदर एरर्स जो हैंडल करना है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके अंदर एरर्स तो आते हैं तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एरर करेक्शन कोड जो है वो यहाँ पे जरूरी होता है. दिस एड्स कॉम्प्लेक्सिटी टू द मेमोरी कंट्रोलर्स बट एंश्योर्स द डेटा इंटीग्रिटी. तो ये 6 पॉइंट्स थे जो कि इम्पैक्ट ऑफ एमएलसी आर्किटेक्चर पे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो. क्या याद रखना है कि इसकी जो स्टोरेज डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है क्योंकि ऑफकोर्स हम क्या है ज्यादा डेटा स्टोर कर पा रहे हैं हर सेल के अंदर एज कम्पेयर टू एसएलसी. देन इसका जो परफॉर्मेंस है वो एसएलसी से कम होता है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये स्लो डाउन करेगा स्पीड में क्योंकि उसी सेल के अंदर ज्यादा बिट का डेटा है, ठीक है. देन हायर पावर एफिशिएंसी. ऑब्वियसली एक ही सेल है तो उसके अंदर पावर जो है वो कम यूज होती है.
डिक्रीज्ड एंड्योरेंस एंड लाइफ स्पैन, तो इसका जो लाइफ स्पैन है वो कम होता है। यू नो व्हाट इज, मतलब क्यों होता है कम, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही सेल के अंदर हर चीजें मतलब हमने स्टोर करके रखी हुई है, तो वो जल्दी खराब होने के उसके चांसेस होते हैं। देन इट इज कॉस्ट इफेक्टिव फॉर कंज्यूमर एप्लीकेशन, सो कंज्यूमर्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, हम इजीली SSDs USB ड्राइव्स इन सबको खरीद सकते हैं। एरर करेक्शन मैकेनिज्म रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली तो एरर करेक्शन का कोड जो है यहाँ पे यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम है जो आप बना सकते हो। दिस इज नथिंग बट बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसमें CPU है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हो, जो कि सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, एक डायरेक्शन देता है उन ऑपरेशंस को जो कि CPU से करवाने हैं और उनको मैनेज करता है। ठीक है, ALU है, ALU क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, आपको पता है ये कैलकुलेशंस और लॉजिक जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करता है। देन यू हैव रजिस्टर, रजिस्टर का काम क्या है, छोटा सा मेमोरी यूनिट होता है ये CPU के अंदर, जो कि टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है। देन यू हैव PC, PC का मतलब प्रोग्राम काउंटर, ये क्या करता है, मतलब एक रिकॉर्ड रखता है, एक ट्रैक रखता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आने वाला है एग्जीक्यूशन के लिए, है ना, क्योंकि CPU के पास तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं फॉर एग्जीक्यूशन, तो PC क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर, ये it keeps track of the next instruction to execute. Then you have IP, IP is nothing but instruction pointer, ये क्या होल्ड करता है, ये एक एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है, किसका एड्रेस होल्ड करेगा, ऑब्वियसली CPU में कौन आने वाले हैं, इंस्ट्रक्शंस आने वाले हैं, तो ये उस एड्रेस को स्टोर करेगा जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट आने वाला है। ठीक है, देन यू हैव AC, AC इज एक्यूमुलेटर, ये एक्यूमुलेटर क्या करता है, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं ना कैलकुलेशंस के, उनको स्टोर करता है। यू नो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, जो कि बीच बीच के रिजल्ट्स होते हैं, जो कि यूजफुल भी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ उन्हें रखना भी जरूरी होता है, तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाते हैं। देन यू हैव MAR, MAR इज नथिंग बट मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो ऑब्वियसली ये मेमोरी एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा उसको होल्ड करके रखता है ताकि हम आगे उसको यूज एक्सेस कर पाए। देन यू हैव MDR, MDR इज नथिंग बट मेमोरी डेटा रजिस्टर, जो कि एक्चुअल डेटा को होल्ड करता है। कौन सा एक्चुअल डेटा, जो कि रीड करना है या फिर राइट करना है, तो देखो यहाँ से ये मेमोरी है, तो यहाँ से ये डेटा आएगा, फिर ये MDR MAR में जाएगा, फिर AC, देन IP, PC, रजिस्टर, ALU एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये जो है डेटा ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे मेमोरी से। ठीक है, देन यू हैव इनपुट डिवाइसेस, जिसमें कीबोर्ड माइक वगैरह हो सकता है। देन यू हैव OP, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, जिसमें आपको पता है क्या क्या होगा आउटपुट डिवाइसेस के अंदर, लाइक डिस्प्ले रिजल्ट्स, मॉनिटर, प्रिंटर्स एज वेल। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर इम्पैक्ट ऑफ MLC आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आता है तो इट इज वेरी सिंपल टू गिव दैट आंसर। देन यू हैव प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स, ठीक है, द मेन पार्ट ऑफ योर यूनिट, द मेन पार्ट ऑफ योर यूनिट। ठीक है, क्यों प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आप ऐसा मान के चलो कि 3 में से 2 क्वेश्चंस तो आपके पैराडिगम पे आ सकते हैं। ठीक है, मतलब टू द मोस्ट एक तो 100% आएगा, लेकिन हो सकता है 2 भी आ जाए, तो आपको पैराडिगम्स को बहुत अच्छे से समझना है। पैराडिगम कुछ भी नहीं है, दैट इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग योर कोड। ठीक है, एक स्टाइल है, आप किस लैंग्वेज को कैसे लिख रहे हो। ठीक है, तो एक फंडामेंटल स्टाइल या फिर अप्रोच टू प्रोग्रामिंग, दैट इज नथिंग बट योर प्रोग्रामिंग पैराडिगम। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इट इज अ फंडामेंटल स्टाइल और अप्रोच टू प्रोग्रामिंग दैट डिक्टेट्स हाउ सॉल्यूशंस आर स्ट्रक्चर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो अलग अलग पैराडिगम्स हैं। ठीक है, तो ये पैराडिगम्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं वेरियस वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से याद रखना, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जनरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम पे क्वेश्चन आया है तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना ही है 100%। ठीक है, तो देखो 2 टाइप के मेन प्रोग्रामिंग पैराडिगम होते हैं, इंपरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिगम एंड डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिगम। एंड इम्परेटिव के अंदर जो ना स्टेप वाइज एग्जीक्यूट होने वाले हैं वो आते हैं, और डिक्लेरेटिव क्या है, डिक्लेरेट लाइक आपके ना इसके अंदर जी ये लॉजिक वाले, आपके जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस हैं ये वाले जो है ना ज्यादा आ जाते हैं, जिसमें और डेटाबेस वाले भी, तो ये सारे जो है ना इसमें आ जाएंगे। जो बेसिक हम यूज करते हैं वो इम्परेटिव में आ जाते हैं। ठीक है, तो कौन से हो गए, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पैरेलल प्रोसेसिंग इम्परेटिव में आते हैं, डिक्लेरेटिव में लॉजिक, फंक्शनल और डेटाबेस आ जाते हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड ईच। मैंने पहले ना शॉर्ट में लिख दिया है, एंड नेक्स्ट हम क्या इन्हीं को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम में, फर्स्ट आपके पास है इंपरेटिव प्रोग्रामिंग।
इम्परेटिव प्रोग्रामिंग मतलब क्या, देखो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, यानी कि आपको क्या है ना यहाँ पे एकदम जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर रन होने वाले हैं, ठीक है। कैसे वर्क करते हैं ये आपके जो है ना, ये स्टेटमेंट्स को यूज करता है जो कि आपके प्रोग्राम डेटा को मॉडिफाई करने वाले हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, यूजेस स्टेटमेंट्स दैट चेंज द प्रोग्राम स्टेट। कौन से एग्जांपल्स हैं, सी, पाइथन, प्रोसीजरल स्टाइल, असेंबली, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ओके। देन यू हैव डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, जो कि सेकंड टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम है। तो ये कहाँ पे फोकस करता है, इसका बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में फर्स्ट लाइन आपको यही लिखनी है कि ये किस पे फोकस करता है, इट फोकसेस ओनली ऑन द रिजल्ट, लाइक इट फोकसेस ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन रादर देन हाउ टू डू इट, यानी कि उसको कैसे करना है इस पे ये बिल्कुल फोकस नहीं करता है। जस्ट क्या चाहिए हमें, हाथ में मेरे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो वेबसाइट के अंदर आप इन्हें HTML में क्या किया है ये नहीं देखने वाले, जो आपकी वेबसाइट बनी है वो कैसी बनी है ये प्रोग्रामर देखने वाले हैं, या फिर जो भी डेवलपर्स बना रहे हैं वो जिसको भी देते हैं, ठीक है, कस्टमर्स को, वो कस्टमर वेबसाइट देखने वाला है, वो कोड देखने वाला है क्या, नहीं ऑब्वियसली। तो दैट कम्स अंडर योर डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिगम, ठीक है। तो इसके अंदर लॉजिक होता है, कंस्ट्रेंट्स एंड एक्सप्रेशंस, तो ये सारी चीजें होती हैं। SQL लैंग्वेज के अंदर डेटाबेस क्वेरीज जिसमें हम देखते हैं, SQL लैंग्वेज हो गई, HTML हो गई, प्रोलॉग हो गई, जो कि एक लॉजिक प्रोग्रामिंग है। तो इन सब में ये क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है। द मेन प्रिंसिपल आई टोल्ड यू, जो आपको याद रखना है। देन यू हैव प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम, जो कि सब टाइप आपके इंपेरेटिव का आ जाता है ना। इंपेरेटिव में आपका प्रोसीजरल है। सो ये अगेन क्या है इसका काम, ये आपके प्रोग्राम को ब्रेक डाउन कर देता है प्रोसीजर्स में, फंक्शंस में, एंड कोड बेसिकली एक रीयूजेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं ना स्मॉलर रीयूजेबल पार्ट्स में, सो दैट कम्स अंडर इट। एग्जांपल्स में सी, पास्कल, फॉर्ट्रन, ठीक है। ओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगेन आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है, ओपी पूरा एक सब्जेक्ट रहा है हमें लास्ट सेमेस्टर। तो ये क्या ऑर्गेनाइज करता है, कोड को ऑर्गेनाइज करता है इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस दैट एनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें मॉड्युलैरिटी होती है, रियूजेबिलिटी होती है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, तो ये सबको प्रमोट करता है। यू नो व्हाट ऑल आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। देन यू हैव फंक्शनल प्रोग्रामिंग, यू नो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या है, मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज किया जाता है, एंड मैथमेटिकल फंक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास हैस्कल, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। हैस्कल आपको हमेशा लिखना है। देखो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं यूज होता, जस्ट मैथमेटिकल लॉजिक यूज होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम इसको कह सकते हैं। देन यू हैव लॉजिक प्रोग्रामिंग, ये क्या यूज करता है, एक फॉर्मल लॉजिक यूज करता है टू एक्सप्रेस रूल्स एंड रिलेशनशिप, एंड ये AI वगैरह में ज्यादा यूज होती है, ठीक है। हम आगे पढ़ने वाले हैं, आपको ये याद हो जाएगा कि कहाँ यूज होगी, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, एवरीथिंग, ठीक है। देन यू हैव इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, तो इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग के अंदर एग्जीक्यूशन फ्लो जो है इट इज डिटरमाइंड बाय इवेंट्स लाइक यूजर इनपुट्स और मैसेजेस, यानी कि यूजर के इनपुट पे जो है ना पूरा का पूरा खेल है। यूजर जो इनपुट करेगा उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन के अंदर आपकी चेंजेस आएंगी, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज होता है, कॉमनली GUI एप्लीकेशंस एंड वेब डेवलपमेंट में यूज होता है। लाइक अगर आपको, आप किसी लेट से आप फ्लिपकार्ट पे गए हो या अमेजोन पे गए हो, तो आप क्या करने वाले हो, अगर आप शॉप ऑर्डर आपने ऑर्डर वाले टैब में गए तो आपको वही ऑर्डर ही दिखने वाले हैं, कुछ और दिखेगा क्या, नहीं। तो यूजर के इनपुट के हिसाब से जो GUI है वो काम करता है। देन यू हैव, देखो उसके अंदर एग्जांपल्स जावास्क्रिप्ट एंड ऑल, सी शार्प। देन यू हैव पैरेलल एंड कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग, इसके अंदर क्या आता है ना, देखो हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बहुत सारी ये होते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं, हर सिस्टम में सेम चीज काम करनी चाहिए, या फिर आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें अलग अलग सिस्टम्स यूज हो रहे हैं लेकिन काम एक ही चल रहा है साइमल्टेनियसली, सो दैट थिंग कम्स अंडर दिस पैरेलल एंड कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये डिजाइन ही इसलिए की गई है ताकि ये एग्जीक्यूट कर पाए मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो इट इज यूज्ड इन मल्टी कोर प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। तो इसके एग्जांपल्स हैं गो लैंग्वेज, एरलंग लैंग्वेज एंड पाइथन लैंग्वेज, तो ये सब आ जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी ईच एंड एवरी पैराडिगम इन डिटेल, क्योंकि आपको मतलब इन डिटेल भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, मोर देन चांसेस होते हैं। आपको डायरेक्टली भी पैराडिगम्स पे क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको ये फ्लो चार्ट में जो दिया है मैंने ये सारे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। अदरवाइज आपको इंपेरेटिव पे आ सकता है, या फिर डिक्लेरेटिव पे आ सकता है, या फिर आपको इनके अंदर के सब टाइप्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है स्पेसिफिकली। तो आपको क्या करना है, सबको मैं अच्छे से पढ़ाती हूँ एंड एक फ्लो में आपको बताऊंगी जो आपको फॉलो करना है।
अब देखो, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिगम आपको पता है तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग पैराडिगम है एंड इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। आपको पता है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन, बस ये वर्ड याद रखना है इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिगम में। एंड अब जो मैं आपको बता रही थी एक फ्लो, उसमें आपको क्या फ्लो फॉलो करना है, ये एक डेफिनेशन आपका पहले आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएंगी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसके बाद आप दोगे एग्जाम्पल्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दैट इज द कंप्लीट फ्लो ऑफ योर मतलब हर पैराडिगम, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी पैराडिगम पे क्वेश्चन आता है ये सीक्वेंस फॉलो करना, ठीक है। एंड अगर आपको सब पे क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे जो ये मैंने ये वाला फॉर्मेट दिया है ना टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स में ऐसे लिख दिया है, आप इसके अंदर कुछ चीजें और ऐड कर सकते हो जो आपको अभी एक एक को डिटेल में पढ़ के समझ में आ जाएंगी। तो आप ऐसा अप्रोच फॉलो करना, अगर पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन आ गया इन जनरल पूरे सारे प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स एक्सप्लेन करने, एंड सिर्फ अगर ये इंपेरेटिव आया है तो इंपेरेटिव में यू नो कि आपको ये एक्सप्लेन करना है, एंड देन आपको इंपेरेटिव के अंदर जितने लाइक प्रोसीजरल हो गया आपका, एंड देन क्या है प्रोसीजरल के बाद आपके पास आएगा ओओपी, एंड देन आपके पास आ जाएगा, देखो ये ओओपी के अंदर आपको ओओपी के प्रिंसिपल्स भी एक्सप्लेन करने हैं, एंड देन पैरेलल प्रोसेसिंग अप्रोच। तो जितने उसके अंदर है ना फ्लो चार्ट के अंदर, यू हैव टू एक्सप्लेन देम ऑल। आई होप आपको समझ में आ गया, लेकिन हाँ यही प्रोसीजर फॉलो करना है, क्लियर? ओके, सो मैं पढ़ा रही थी आपको इंपेरेटिव। तो इंपेरेटिव आपको पता है क्या है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होना चाहिए, एंड द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट इज दिस ओनली कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक सिक्वेंशियल मैनर के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। देन यूज ऑफ वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स, आपको पता है आप जावा यूज करते हो, आप सी प्लस प्लस यूज करते हो, तो आपकी जो लैंग्वेजेस है आप उसके अंदर वेरिएबल्स को जो है ना यूज करते हो, वैल्यूज आपकी वेरिएबल्स में स्टोर होती है ना। सो ये आप मॉडिफाई भी कर सकते हो एज नीडेड, बट दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिगम कि आप जो वेरिएबल्स हैं उनको वैल्यूज जो वैल्यूज है उनको आप वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हो। आप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज करते हो, आप लूप्स को यूज करते हो, अलग अलग टाइप के फॉर वाइल डू वाइल लूप्स, कंडीशनल लूप्स के कंडीशनल है सॉरी, उसके अंदर आप इफ एल्स स्विच इन सब का यूज करते हो फॉर द कंट्रोल फ्लो। तो ये सारी चीजें भी किसके अंदर आती हैं, इंपेरेटिव के अंदर आती हैं। देन स्टेट मॉडिफिकेशन, यानी कि जो प्रोग्राम है वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है एज इट एग्जीक्यूट्स, विच मीन्स जो आपके पास्ट कंप्यूटेशंस है वो आपके फ्यूचर कंप्यूटेशंस के ऊपर अफेक्ट करेंगी। ऑब्वियसली आपने जो पहले, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, तो जो पहले किया हुआ है वो आपका कंप्यूट पहले होगा, एंड देन आपके जो आगे आपने कंप्यूट किया है वो बाद में होगा। तो अगर आपने पहले असाइनमेंट्स में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं तो वो बाद वाले में अफेक्ट होंगी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। प्रोसीजरल अप्रोच है ऑफन कंबाइंड विद द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वेयर कोड इज स्ट्रक्चर्ड इनटू फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। तो जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है जो कि इसके नेक्स्ट वाला पैराडिगम है, तो कभी कभी इस इंपेरेटिव को प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है ताकि हम फंक्शंस और प्रोसीजर्स को इसके अंदर यूज कर सकें। एग्जाम्पल्स क्या आ जाते हैं, सी, पाइथन, जावा, असेंबली लैंग्वेज। तो आप इसके अंदर और भी चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज एग्जाम्पल्स आर इनफ। तो सी में आप लिख सकते हो कि ये क्या है, आपके फंक्शंस और लूप्स को यूज करता है। पाइथन आप क्या सिंप्लिसिटी जो है उसके लिए है, इसीलिए सीक्वेंस फॉर्म जो है फॉलो करता है। यू हैव जावा अगेन जो कि आपकी क्या है, सपोर्ट करती है इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग इन मेथड डेफिनेशंस। देन यू हैव असेंबली जो कि एक लो लेवल एग्जाम्पल है वेयर इंस्ट्रक्शंस आर डायरेक्टली मैनिपुलेटेड हार्डवेयर। ओके, एंड एडवांटेज तो हमेशा याद रखो, फर्स्ट एडवांटेज यही होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। देन यू हैव एफिशिएंट इन परफॉर्मेंस, देन इट इज वाइडली सपोर्टेड। सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज इन सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग इज दिस, ठीक है, ये याद रखना। देन यू हैव डिसएडवांटेजेस, जिसमें ये क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, तब जो है इसको मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हम हर जगह फंक्शंस और लूप्स का यूज नहीं कर सकते, वी नीड मोर थिंग्स, ठीक है। जैसे कि ओपी में होता है, क्लासेस आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो तब जो है कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी हैंडल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करने के लिए वी कांट रिलाई ऑन फंक्शंस एंड ऑल ओनली, एंड यस स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन इज द थिंग, बट फिर भी दिस इज हार्डर टू मेंटेन एज कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस। स्टेट मॉडिफिकेशंस कैन लीड टू एरर्स एंड डिबगिंग चैलेंजेस, ओके, देन नॉट आइडियल फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग कंपेयर टू फंक्शनल प्रोग्रामिंग। यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग जो पैराडिगम होता है आपका, उसके अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर प्रोग्राम अगर हमें साइमल्टेनियसली रन करना है, सो दैट टाइम वी डू दिस, बट दिस इज नॉट आइडियल। आपको फंक्शनल मतलब ये जो चीज है यू कैन डू इन द वन सिस्टम ओनली। ओके, सो चलिए दैट इज द थिंग, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिगम, ठीक है। तो आपको फ्लो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था पूरा, एंड एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम, ये भी हमें पता है ये क्या है, सबसेट है आपके इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिगम का, यानी कि इम्पेरेटिव के अंदर आता है आपका, है ना, प्रोसीजरल। इसमें आपको पता है क्या है, ये किस पे फोकस करता है, स्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रोग्राम्स पे फोकस करता है यूजिंग प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन तो होगा ही, क्योंकि ये इम्पेरेटिव का सब टाइप है। प्रोग्राम्स लीनियरली सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर जो है फंक्शंस प्रोसीजर्स यूज करके एग्जीक्यूट हो जाते हैं। यूज ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब कुछ नहीं, फंक्शंस ही होता है, कोड डिवाइड होता है आपके रियूजेबल ब्लॉक्स के अंदर टू इंप्रूव द रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म, अगेन लूप्स यूज होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है। मॉड्यूलैरिटी यानी कि अगेन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोग्राम को एनकरेज किया जाता है, अलग अलग फंक्शंस में हम लिख रहे होते हैं कोड को फॉर बेटर रीयूजेबिलिटी। लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स, हमने फर्स्ट ईयर में क्या था वो सब्जेक्ट, पीपीएल, ठीक है, उसके अंदर पढ़ा था, पीपीएल नहीं नहीं, क्या था वो सब्जेक्ट, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट सब्जेक्ट, तो वो वाले सब्जेक्ट के अंदर हमने पढ़ा हुआ था इसको। देन दिस सपोर्ट्स द वेरिएबल स्कोप टू प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके अंदर हम मतलब बेसिकली क्या है, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं उसमें। आपको पता है, अब आपको समझ में आ गया आपको क्या लिखना है, आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है, सी, पास्कल, फॉर्ट्रन, पाइथन। एडवांटेज वही, इजी टू लर्न, यूज, एनकरेज मॉड्यूलैरिटी, reusability, well suited for structured programming, efficient in terms of execution। डिसएडवांटेजेस क्या है, लार्ज प्रोग्राम्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन डिपेंडेंट नहीं रहते हैं हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स में। कोड डुप्लीकेशन भी हो सकता है, तो हमें केयरफुली स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है। लेस फ्लेक्सिबल कंपेयर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स, ठीक है, ओके। देन वी हैव ओपी, ठीक है, इसके बारे में तो और अच्छे से आप लिख सकते हो, ये क्या है, प्रोग्रामिंग अप्रोच है जो कि कोड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस पे जो है ना वो डिपेंड करता है, एंड अगेन विच एनकैप्सुलेट्स डेटा एंड बिहेवियर। क्या क्या है देखो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ज्यादा लिखनी पड़ेंगी। अगर ओपी के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है ना, तो आपको एनकैप्सुलेशन एक्सप्लेन करना है, एब्स्ट्रैक्शन एक्सप्लेन करना है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मॉड्यूलैरिटी, मैंने आगे लिखा हुआ है, हर चीज को एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, डोंट वरी। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि एनकैप्सुलेशन क्या होता है, डेटा मेथड्स को एक साथ लाना, ठीक है, बस डेटा और मेथड्स के बंडल को एनकैप्सुलेशन करना बोलते हैं। देन यू हैव एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें आप कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशंस को हाइड कर रहे होते हो। इनहेरिटेंस मतलब कि आप क्या कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो प्रॉपर्टीज को फ्रॉम पेरेंट क्लास टू द आपकी चाइल्ड क्लास, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दिस अनेबल्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द सेम फंक्शन या फिर मेथड कॉल, इंक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली पॉलीमॉर्फिज्म में हम एक ही सेम फंक्शन या सेम मेथड कॉल को यूज कर रहे होते हैं। देन मॉड्यूलैरिटी, यानी कि कोड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ये हम बता सकते हैं, इजियर है फॉर मेंटेनिंग एंड स्केलिंग एज वेल। एग्जांपल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, इतना भी लिख दोगे चलेगा। एडवांटेजेस आपको पता है, कोड रीयूजेबिलिटी एनहांस कर रहा है, मेंटेनेबिलिटी, ये चीजें याद रखो, ठीक है, स्केलेबिलिटी, ये सब ये वर्ड्स याद रखो। एनकैप्सुलेशन एनहांस करता है सिक्योरिटी बाय कंट्रोलिंग डेटा एक्सेस, अगेन एन एडवांटेज। डिसएडवांटेज ये है कि मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, क्योंकि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज ईजी है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को करते हैं। दिस कंज्यूम्स मोर मेमोरी ड्यू टू ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर सिंपल स्मॉल प्रोग्राम्स में हम यूज नहीं करते हैं। एक एक चीज देखो आपको कैसे एक्सप्लेन करनी होगी। अगर ओपी के ऊपर सिर्फ क्वेश्चन आया है, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट है आपके पास। क्लास ब्लूप्रिंट होता है, आपको पता है, टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑब्जेक्ट क्या होती है, इंस्टेंस ऑफ क्लास होती है। अब ओपी का तो पूरा सब्जेक्ट हम पढ़े हुए हैं, तो ये सारी चीजें आपको बहुत सिंपल लगनी चाहिए गाइस, ओके। एग्जाम्पल क्या है सी प्लस प्लस का, देख लो, यहाँ पे आप क्लास डिफाइन करके और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखा सकते हो, ठीक है। एनकैप्सुलेशन में मतलब एनकैप्सुलेशन में सिर्फ डेटा और मेथड्स का बंडल होता है क्लास के अंदर टू रेस्ट्रिक्ट द डेटा एक्सेस। दिस प्रोटेक्ट्स द ऑब्जेक्ट इंटीग्रिटी बाय प्रिवेंटिंग द अनइंटेंडेड मॉडिफिकेशंस। एग्जांपल आप प्राइवेट वेरिएबल्स का यूज करके पब्लिक गेटर सेटर मेथड्स के अंदर यूज करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया बैंक अकाउंट का, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, प्राइवेट हमने क्या किया, बैलेंस वेरिएबल क्रिएट किया है, एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं उस बैलेंस को पब्लिक वेरिएबल में, और गेट कर रहे हैं मतलब ले रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं बैलेंस को, लेकिन वो क्या था, प्राइवेट था। तो ये चीजें हम
हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। देन एब्स्ट्रैक्शन है, दिस हाइड्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड एक्सपोजेस ओनली एसेंशियल फीचर्स, एंड ये क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस का यूज करता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब कि आपको पता है वर्चुअल फंक्शन का यूज करना पड़ता है, एंड वो भी प्योर वर्चुअल फंक्शन, तभी उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। ये सब चीजें बहुत अच्छे से ओपी में मैंने आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये क्या हो गया, इनहेरिटेंस कर लिया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन। देन यू हैव इनहेरिटेंस, जिसमें आपके मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, एक एक को एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट ऐसे लिख देना है एक लाइन में। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब वन पेरेंट टू वन चाइल्ड, मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब वन चाइल्ड टू मल्टीपल पेरेंट्स। ये सब चीजें आपको पता है, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। चाहो तो इनहेरिटेंस का लेक्चर देख लेना भाई, क्योंकि अगर चीजें याद नहीं है तो देख लेना ही बेटर है एग्जाम से पहले। एग्जाम्पल्स के अंदर ये आप दिखा सकते हो, एनिमल वाला एग्जाम्पल। देन पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल इंटरफेस कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन, ऑब्वियसली एक नाम यानी कि ऐड फंक्शन है यहाँ पे, देखो उसी को मैंने 2 बार बनाया हुआ है, लेकिन क्या चेंजेस हैं आपके, आपके डेटा टाइप के चेंजेस हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका मेथड ओवरलोडिंग हो गया। वैसे ही ये फंक्शन ओवरलोडिंग है बेसिकली, इसको मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। ये मेथड ओवरराइडिंग है, जिसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो ओवरराइडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक फंक्शंस है, ठीक है। आप जाओ, आप गूगल पे सर्च मारो या चैट जीपीटी पे सर्च मारो गाइस, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, जस्ट आपको छोटे छोटे फंक्शंस लिखना है, आपको पूरा फंक्शंस हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम से लेके या रिटर्न 0 तक नहीं लिखना है, ठीक है। आपको बस उतना पार्ट लिखना है जो कि उस पर्टिकुलर चीज जो आप लिख रहे हो उसको एक्सप्लेन कर रहा हो। देन यू हैव डायनामिक बाइंडिंग यानी कि लेट बाइंडिंग, दिस फंक्शन कॉल्स बाइंडिंग हैपेंस एट रन टाइम यूजुअली, जो आपके मेथड ओवरराइडिंग में होता है। तो ये हम क्यों यूज करते हैं, मतलब वर्चुअल फंक्शंस को इसीलिए यूज करते हैं। एंड मैसेज पासिंग में ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट बाय सेंडिंग मैसेजेस, यानी कि फंक्शन कॉल्स टू ईच अदर, जैसे कि ये फंक्शन कॉल हो गया, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। सो दैट वाज द ओपी। देन यू हैव पैरेलल प्रोसेसिंग अप्रोच। तो पैरेलल प्रोसेसिंग एक कंप्यूटेशनल टेक्निक है वेयर मल्टीपल प्रोसेसर्स एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली टू एनहांस द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। तो ऑब्वियसली ये कंपनीज के अंदर ज्यादा यूज होता है, क्योंकि हर सिस्टम के अंदर जो है मल्टीपल प्रोसेसर्स जो है वो चल रहे होते हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, उस केस में हम पैरेलल प्रोसेसिंग अप्रोच का यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है, आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। देखो पैरेलल प्रोसेसिंग क्यों यूज की जाती है, स्पीड इंप्रूव करने के लिए, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, ताकि हम मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली क्या कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। तो इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या है देख लो। वैसे भी ये कहाँ यूज हो रही है, आपकी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग के अंदर। देन यू हैव की कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, कॉन्करेंसी एंड पैरेललिज्म। तो ये कॉन्करेंसी मतलब कि मल्टीपल टास्क स्टार्ट होना चाहिए, रन होना चाहिए एंड कंप्लीट होना चाहिए इन द ओवरलैपिंग टाइम, यानी कि मतलब बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका जो टाइम है नेसेसरी साइमल्टेनियस टाइम के अंदर ये होना चाहिए, ठीक है। देन पैरेललिज्म यानी कि टास्क आपके साइमल्टेनियसली रन होने चाहिए ऑन मल्टीपल प्रोसेसर्स और कोर्स। देन लेवल्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, तो बिट लेवल पैरेललिज्म होता है, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म होता है। देन यू हैव यहाँ पे डेटा पैरेललिज्म, टास्क पैरेललिज्म। तो इनका मतलब क्या है, बिट लेवल पैरेललिज्म ये कब होता है, जब ऑपरेशंस ऑन मल्टीपल बिट्स एट वंस, यानी कि आप 64 बिट यानी पे 64 बिट प्रोसेसर्स पे काम कर रहे हो, तब बिट लेवल पैरेललिज्म यूज होगा। देन यू हैव इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, तो ये कब यूज होगा, देखो जब आपको मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट करना है तब ये होगा। देन यू हैव डेटा पैरेललिज्म, ये कब होगा, जब आपको सेम ऑपरेशन को मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करना है तब ये फॉलो होगा। देन टास्क पैरेललिज्म कब होगा, जब आप डिफरेंट टास्क को पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म है जो कि आपको यहाँ पे याद रखने हैं। देन सॉरी लेवल्स ऑफ पैरेललिज्म है। देन द टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म आर सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, SIMD को हम कहते हैं, ठीक है। तो SIMD यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन में आप मल्टीपल डेटा से डील कर रहे हो। देन यू हैव MIMD के अंदर यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, यानी कि मल्टीपल प्रोसेसर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ईच रनिंग डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, हर जो प्रोसेसर है वो अलग इंस्ट्रक्शन को से डील कर रहा है। सो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, ओके। Then you have pipeline processor. This divides instruction into stages for continuous execution used in
सीपीयूज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पाइपलाइन प्रोसेसिंग हो गई, जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं एग्जीक्यूशन को इनटू स्टेजेस फॉर एफिशिएंसी। ओके, देन वी हैव क्लस्टर कंप्यूटिंग, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, क्लस्टर कंप्यूटिंग के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं जो कि एक सिंगल यूनिट के ऊपर क्या करने वाले हैं, वर्क करने वाले हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसके, फास्टर कंप्यूटेशन, है ना, कंप्यूटेशनल स्पीड यहाँ पे बढ़ रही है। देन यू हैव एफिशिएंट रिसोर्स यूजेज, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, एनहांस कर रहे हो अपने सिस्टम एफिशिएंसी को एंड उसको रिस्पॉन्सिव बना रहे हो। रिड्यूसेस एग्जीक्यूशन टाइम, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो रिड्यूस होने वाला है। एंड देन आइडियल है ये किसके लिए, आपके एआई मॉडल्स के लिए, साइंस के वर्क के लिए, साइंटिफिक कंप्यूटेशंस के लिए। चैलेंजेस क्या आ गए, पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर अगेन रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, ठीक है, रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स सिंक्रोनाइजेशन। देन यू हैव डिफिकल्ट, दिस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डीबग ऑब्वियसली। देन आपको, क्योंकि लोड बैलेंसिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला है, क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अलग अलग सिस्टम्स पे सेम काम कर रहे हो, तो लोड बैलेंसिंग इज द इंपॉर्टेंट थिंग जिसके अंदर आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। ओके, देन हमने अभी तक सारे इंपेरेटिव पढ़ लिए, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डिक्लेरेटिव। सो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिगम फोकसेस ऑन स्पेसिफाइंग व्हाट द प्रोग्राम शुड अकम्प्लिश rather than how it should achieve it। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था क्या, कि वो क्या करने वाला है, वो प्रोग्राम क्या करने वाला है, उस पर ज्यादा फोकस होता है rather than how we are doing it, ठीक है। सो इट कंस्ट्रेंट्स विद द इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग व्हिच एक्सप्लिसिटली डिफाइन स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ये उससे अलग है। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो फर्स्ट वी हैव लॉजिक एंड रूल्स बेस्ड अप्रोच। तो लॉजिक एंड रूल्स बेस्ड अप्रोच में प्रोग्राम्स डिस्क्राइब द प्रॉब्लम एंड रिलाई ऑन द सिस्टम टू डिटरमाइन द एग्जीक्यूशन स्टेप्स, यानी कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस ना, आप क्या करते हो, रूल्स को या कंडीशंस को डिफाइन कर देते हो कि ये जो सिस्टम है ये फॉलो करना चाहिए, मतलब इस सोल्यूशन तक रीच करने के लिए ये सिस्टम फॉलो होना चाहिए। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, तो अगर हम एसक्यूएल को यूज कर रहे हैं, तो हम क्या बोलने वाले हैं, लेट्स से आप सिलेक्ट ऑल यूजर्स ओल्डर देन 18, अगर हमने ये वाला स्टेटमेंट लिखा, बट यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई कि जो डेटाबेस है आपको कौन से डेटाबेस के अंदर सर्च करना है, ठीक है। तो ये क्या है ना, लॉजिक और रूल्स बेस्ड अप्रोच हो गई आपकी, ठीक है। देन सेकेंडली वी हैव मिनिमल स्टेट चेंजेस, मिनिमल स्टेट चेंजेस, दिस अवॉइड्स एक्सप्लिसिट मॉडिफिकेशंस ऑफ वेरिएबल्स और मेमोरी स्टेट्स लीडिंग टू बेटर रिलायबिलिटी। यानी कि देखो, सिंपल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप अगर इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उससे हटके इसके अंदर ये क्या चीज है ना, आपके अंदर मतलब ये इसके अंदर क्या है ना, मॉडिफिकेशंस ऑफ वेरिएबल अलाउड है विच फ्रीक्वेंटली अपडेट्स द वेरिएबल्स, ठीक है। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग जो है ना, ये अवॉइड करती है चेंजिंग डेटा, है ना, बार बार चेंज नहीं कर सकते हम इसके अंदर डेटा, ठीक है। दैट वाज द थिंग विच इज हियर। देन हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट्स अवे द कंट्रोल फ्लो अलाउइंग द प्रोग्रामर टू फोकस ऑन द डिजायर्ड आउटकम, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो है ना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द लूप्स या कंडीशंस या फिर जो थिंग्स, मतलब चीजें हैं बेसिकली वो कैसे एग्जीक्यूट होने वाली हैं, जस्ट आपको रिजल्ट पे फोकस करना है, ठीक है। सो दिस मेक्स कोड इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। देन यू हैव कैटेगरीज ऑफ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, जिसमें ये है जो कि बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शंस के ऊपर है डिपेंडेंट। लॉजिक प्रोग्रामिंग है, प्रोलॉग, देन डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेजेस जैसे कि एसक्यूएल हो गई। एग्जांपल्स में देखें डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस की, तो एसक्यूएल, प्रोलॉग, हैस्कल यही है। ओके, ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये वो वाला सेंटेंस है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम वेयर यू from users where age is greater than 18, so this retrieves data without specifying how to search। तो यही मैंने एग्जांपल आपको दे रही थी। फादर xy, पेरेंट xy, मेल x डिक्लेयर्स द रिलेशनशिप, जो कि प्रोलॉग के अंदर हम दिखा रहे हैं लॉजिक। हैस्कल यूजेस प्योर फंक्शन अवॉइडिंग द म्यूटेबल स्टेट। एडवांटेज लिख सकते हो यार, मोर कंसाइज एंड रीडेबल कोड होता है, इजियर डिबगिंग होती है ड्यू टू फ्यूअर साइड इफेक्ट्स। देन यू हैव बेटर पैरेलल एग्जीक्यूशन एज कंप्यूटेशंस लेस। डिसएडवांटेजेस में कंट्रोल ओवर, लेस कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूशन फ्लो, क्योंकि हमारा जो फोकस वो सिर्फ रिजल्ट पे होता है। हायर लर्निंग कर्व कंपेयर टू इंपरेटिव प्रोग्रामिंग, ऑब्वियसली इंपरेटिव में हम एक स्टेप फॉलो करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लर्निंग लैक कर जाती है, लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस हमारे सिर्फ रिजल्ट पे होता है, तो हम काफी चीजें लर्न कर रहे होते हैं। परफॉर्मेंस ओवरहेड ड्यू टू द एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है।
नाउ लेट अस सी द लॉजिक प्रोग्रामिंग पैराडिगम। ठीक है, तो लॉजिक प्रोग्रामिंग पैराडिगम के अंदर क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है। अभी तक अगर आपको चीजें समझ में आई है ना, तो इसके अंदर आगे कुछ नहीं है। देखो लॉजिक प्रोग्रामिंग पैराडिगम पढ़ना है, प्रोलॉग के बारे में पढ़ना है, कुछ क्वेरीज को समझ लेंगे, देन वी हैव एक एक चीज को अच्छे से। ठीक है, तो वही मैं बोल रही थी कि पैराडिगम वाला पार्ट ही मेन है आपके यूनिट 1 का, तो बस उसी पे आपको फोकस करना है। तो लेट्स सी व्हाट इज लॉजिक प्रोग्रामिंग पैराडिगम। तो लॉजिक प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द फॉर्मल लॉजिक, यानी कि देखो जो कि आपके फैक्ट्स या रूल्स डिफाइन करता है ना, इंस्टेड ऑफ स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन, उसको हम बोलते हैं लॉजिक प्रोग्रामिंग पैराडिगम। वही मैंने यहाँ पे डिफाइन भी करा हुआ है। इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मल लॉजिक एंड इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग फैक्ट्स एंड रूल्स दैट अलाउ द सिस्टम टू इन्फर कंक्लूजन्स इंस्टेड ऑफ गिविंग द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। तो लॉजिक प्रोग्राम्स ये किस पे रिलेटेड होती है या रिलाई करती है, रिलेशनशिप्स एंड कंस्ट्रेंट्स के ऊपर रिलाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आपके पास ये है, नेगेशन होता है, कंजंक्शन होता है, डिसजंक्शन, इक्विवेलेंस, इम्प्लीकेशन, यूनिवर्सल, एग्जिस्टेंशियल। तो ये सब आपको पता है ना, ये क्या करने वाले ये काम। आई होप यू नो एवरीथिंग। ये नेगेशन मतलब कि नेगेट कर देता है, कंजंक्शन आपको पता है कि ए एंड बी, डिसजंक्शन ए और बी, सेट्स में पढ़ा हुआ है राइट, हमने डीएम के अंदर सेट्स में पढ़ा हुआ है। सो आई होप यू नो दैट थिंग। की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिक्लेरेटिव नेचर, डिक्लेरेटिव नेचर का मतलब आप स्पेसिफाई कर सकते हो व्हाट नीड्स टू बी सॉल्व, ठीक है, नॉट हाउ टू सॉल्व इट। क्लियर। देन यू हैव रूल बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो फैक्ट्स और रूल्स हैं वो रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे बिटवीन द एंटिटीज। देन इन्फरेंस मैकेनिज्म, इन्फरेंस मैकेनिज्म क्या करता है, द सिस्टम अप्लाइज लॉजिक टू डिराइव द कंक्लूजन्स फ्रॉम द फैक्ट्स एंड रूल्स। ठीक है, तो अगेन फैक्ट्स एंड रूल्स ये वर्ड को आपको जो है ना ज्यादा यूज करना है, क्योंकि उसी पे पूरा आपका लॉजिक फंक्शंस, लॉजिक प्रोग्रामिंग जो है वो बेस्ड है। क्लियर। देन यू हैव बैक ट्रैकिंग एंड पैटर्न मैचिंग। मुझे बताओ बैक ट्रैकिंग कौन सा मतलब जो है ना, कौन सी अप्रोच आप यूज करते हो फॉर बैक ट्रैकिंग, टेल मी। यहाँ फ्रॉम डीएस से। ठीक है, चलो इतनी हिंट मैंने दे दी है। बैक ट्रैकिंग एंड पैटर्न मैचिंग, सो द सिस्टम एक्सप्लोर्स मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड सिलेक्ट्स वैलिड वंस। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं, इट एक्सप्लोर्स मल्टीपल सॉल्यूशंस एंड एक वैलिड वन को यूज कर लेता है। ठीक है। देन एग्जांपल्स क्या है लॉजिक प्रोग्रामिंग के, प्रोलॉग एंड डेटा लॉग। तो प्रोलॉग कहाँ पे यूज होता है, प्रोलॉग इज अ वाइडली यूज्ड लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एआई एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स। अब ये मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है। डेटा लॉग क्या है, ये डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर यूज होती है। एग्जाम्पल देख लो प्रोलॉग लैंग्वेज का, इससे की लॉजिक हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखो एक पेरेंट है जॉन मैरी, एक पेरेंट है मैरी एलिस, तो ग्रैंड पेरेंट एक्स वाई हो गए, तो उन दोनों के बीच में पेरेंट और ये पेरेंट, मतलब ये दोनों पेरेंट हैं एंड इनके ये ग्रैंड पेरेंट है। ठीक है, सी आई डोंट हैव नॉलेज ऑफ प्रोलॉग, सो जस्ट आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये कैसा लॉजिक बन सकता है। सो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि जो जॉन है एज मैरीज पेरेंट, जॉन क्या है, ओके जॉन मैरी का पेरेंट, जॉन एज मैरीज पेरेंट। ठीक है, ये जॉन क्या है, मैरी का पेरेंट है, एंड मैरी एज एलिस पेरेंट, यानी कि अब मैरी कौन है, मैरी एलिस की पेरेंट है। इसका मतलब जॉन अगर मैरी का पेरेंट है, ठीक है, और मैरी अगर एलिस का पेरेंट है, ठीक है, तो रूल क्या स्टेट कर रहा है, जो आपका एक्स है, एक्स है, इट इज अ ग्रैंड पेरेंट ऑफ वाई। ठीक है, हमें ये बताना है। तो दिस इज अ पेरेंट ऑफ जेड एंड जेड इज द पेरेंट ऑफ वाई। ठीक है, तो अब इसको आप खुद समझ लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। आई थिंक अगर हमने क्या कहते हैं वो किया होगा, वो वाला कोर्स, आई कुछ तो आई ऑल्सो हैव डन दैट इन स्कूल टाइम। तो क्या होता है वो, लॉजिक के ऊपर बेस्ड होता है, एक अच्छी खासी बुक दे दी जाती है हमें लॉजिक वाले, यही सारे क्वेश्चंस होते थे उसके अंदर, है ना। तो ये वाली जो चीज है ना वही इसके अंदर होती है। तो ठीक है, इंटरेस्टिंग है। क्या एडवांटेजेस है इसके अंदर, एक्सप्रेसिव एंड कंसाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, आइडियल फॉर एआई, ऑब्वियसली एआई एंड एनएलपीस के अंदर इसको ज्यादा यूज किया जा रहा है। ऑटोमेटेड रीजनिंग सिंप्लीफाइज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर बिगनर्स, जो कि अभी हमें लगा है ना, एकदम से वो प्रोग्राम हमने देखा तो समझ में नहीं आया। क्लियर। इनएफिशिएंट फॉर सर्टेन कंप्यूटेशनल टास्क कंपेयर टू इंपरेटिव प्रोग्रामिंग। लिमिटेड प्रैक्टिकल यूसेज आउटसाइड एआई एंड डेटाबेस। बस इसको एआई और डेटाबेस में यूज करते हैं, ज्यादा इसको मतलब आगे इसको यूज नहीं कर सकते बाहर
बार कहीं पे। देन प्रोलॉग, अब प्रोलॉग का नाम कहाँ से पड़ा, ये इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक के अंदर प्रो और लो यहाँ लॉग, यहाँ से हमें मिल रहा है प्रोलॉग, ठीक है। ये क्या है, एक लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर एआई, एनएलपी एंड एक्सपर्ट सिस्टम, एंड इट इज बेस्ड ऑन प्रेडिकेट लॉजिक एंड फोकसेस ऑन डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स एंड रूल्स rather, ओके क्या हो गया, ओके, रेदर देन स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली प्रोलॉग को क्यों यूज किया जाता है, ये एक लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इसको एआई एक्सपर्ट सिस्टम्स के अंदर यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या है, देखो, इट वर्क्स ऑन फैक्ट्स, ठीक है, बस इतना आपको याद रख लेना है बस, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। की फीचर्स ऑफ प्रोलॉग की अगर हम बात करें, सो प्रोलॉग प्रोग्राम्स कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स, जैसे हमने बात की, ओके यहाँ पे डिक्लेरेटिव नेचर था। दिस डिस्क्राइब्स व्हाट नीड्स टू बी कंप्यूटेड रेदर देन हाउ टू कंप्यूटेड, जो कि एक डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग की खासियत है। फैक्ट्स, रूल्स एंड क्वेरीज में आपके फैक्ट्स आने चाहिए जो कि नोन ट्रूथ्स हैं, रूल्स आने चाहिए जो कि लॉजिकल रिलेशनशिप्स हैं, क्वेरीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज क्वेश्चंस टू द सिस्टम। पैटर्न मैचिंग एंड यूनिफिकेशन, यूजेस यूनिफिकेशन टू मैच पैटर्न्स। अब ये जो है ना टेक्निक्स हैं जो कि ऑब्वियसली उस लैंग्वेज में यूज हो रही है, तो अगर आपको लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होगी तो ये प्रोसेस आपको पता होगी। बैक ट्रैकिंग है, दिस इफ अ सोल्यूशन पाथ फेल्स, तो आपका प्रोलॉग जो है वो ऑटोमेटिकली बैक ट्रैक कर देता है टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव। समझ में आ गई बात। ये बेसिक सिंटैक्स है देखो प्रोलॉग का। तो शायद अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था वही है ये यहाँ पे, यस। तो देखो ये फैक्ट्स हैं। डिफाइनिंग रिलेशनशिप, सबसे पहले सिंटैक्स में हम रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं। तो देखो पहले हमने रिलेशनशिप बताई है ना, उन दोनों के बीच में, तीनों के, नहीं या तीनों के बीच में। इसका मतलब क्या, हमें यहाँ से पता चला ये जो जॉन है ये किसका पेरेंट है, मैरी का पेरेंट है, और मैरी किसकी पेरेंट है, मैरी एलिस की पेरेंट है, ठीक है। सो ये हमने रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम रूल्स डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि लॉजिक डिफाइन कर रहे हैं। तो लॉजिक में हमने ग्रैंड पेरेंट एंड एक्स वाई लिख दिया, यानी ग्रैंड पेरेंट ये रिलेशन है और एक्स वाई, यानी कि अब हम लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा लॉजिक कुछ अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया उस लॉजिक को। दिस रूल डिफाइंस एक्स इज द ग्रैंड पेरेंट ऑफ वाई इफ एक्स इज द पेरेंट ऑफ जेड, यानी कि एक्स कब ग्रैंड पेरेंट है वाई का, जब एक्स जो है वो पेरेंट है जेड का और जेड इज द पेरेंट ऑफ वाई, ठीक है। आई डिडंट अंडरस्टैंड अब भी, ठीक है। चलो आप मुझे बता देना इसका मतलब क्या है, अभी थोड़ा सा ज्यादा फोकस से इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेरीज है, आस्किंग क्वेश्चंस। तो प्रोलॉग के अंदर हम ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हु इज द ग्रैंड पेरेंट, सो दिस विल आंसर ट्रू इफ द रिलेशनशिप एग्जिस्ट एंड फॉल्स इफ द रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट। एप्लीकेशंस, अब ये मैंने आपको 10 बार बता दिया, एआई, नेचुरल एनएलपीज और डेटाबेस सिस्टम। एडवांटेजेस प्रोलॉग के यही है कि एआई के अंदर यूज होता है, एक्सप्रेसिव है, फ्लेक्सिबल है, इजियर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है फैक्ट्स और रूल्स को यूज करके। देन ऑटोमेटेड रीजनिंग है थ्रू लॉजिक इंटरफेरेंस। डिसएडवांटेज ये है कि स्लोअर एग्जीक्यूशन है कंपेयर टू इंपरेटिव वन, नॉट सुटेबल फॉर जनरल पर्पस, ठीक है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए इसका कोई काम नहीं है। कॉम्प्लेक्स डिबगिंग ड्यू टू डिग्रेडिंग, बैक ट्रैकिंग, ओके। देन फंक्शनल प्रोग्रामिंग का टाइप इंटरफेस देखते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग टाइप इंटरफेस, ठीक है। इसके अंदर फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड टाइप इंटरफेस, तो इन टाइप इंटरफेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो ये एक फीचर है, ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर ये एक फीचर है जहां पे कंपाइलर क्या करता है, फिगर आउट करता है डेटा टाइप्स को। डेटा टाइप्स किसके, डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और फंक्शंस को ऑटोमेटिकली। मुझे बताओ ये कौन सी लैंग्वेज के अंदर होता है, यू नो पाइथन। पाइथन के अंदर हम लिखते हैं वेरिएबल, उसका डेटा टाइप लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर आता है वो फीचर आपके फंक्शनल प्रोग्रामिंग का, जहाँ पे आपका कंपाइलर खुद ही समझ लेता है इस वेरिएबल का या फिर इस फंक्शन का डेटा टाइप क्या है ऑटोमेटिकली, ठीक है। विदाउट आपका जो प्रोग्रामर है वो उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करता है, ठीक है, एंड वो ऑटोमेटिकली समझ लेता है। सो दिस मेक्स द कोड शॉर्टर एंड इजियर टू रीड व्हाइल स्टिल इंश्योरिंग द, मतलब कि वो स्ट्रिक्ट टाइप रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। लेकिन इसी फीचर को हम क्या बोलते हैं, इसी फीचर को हम टाइप इनफरेंस बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग में होता है ऑब्वियसली, एंड दिस अलाउज कंपाइलर टू ऑटोमेटिकली डिड्यूस द टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। तो जो मैंने आपको बताया दैट इज द थिंग जो कि आपको याद रखनी है। अब इसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं, देखो हर चीज का की कॉन्सेप्ट्स हैं एंड उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये फ्लो याद रखना, ठीक है।
फर्स्ट थिंग ऑफ टाइप इंटरफेस, ऑटोमेटिक टाइप डिटेक्शन। ऑटोमेटिक टाइप डिटेक्शन, अब तो आपको पता चल गया कंपाइलर क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है डेटा टाइप को एट कंपाइल टाइम ओनली। स्टैटिकली टाइप्ड बट इम्प्लिसिट, स्टैटिकली टाइप्ड बट इम्प्लिसिट मतलब कि लैंग्वेज जैसे कि आपकी हैस्कल हो गई, एमएल हो गई, स्केला हो गई, ये लैंग्वेजेस क्या यूज करती हैं, टाइप इंटरफेरेंस को यूज करती, इन्फरेंस को यूज करती हैं सॉरी, व्हाइल स्टिल बीइंग स्टैटिकली टाइप्ड, यानी कि हम उनको बता रहे हैं स्टैटिकली टाइप कर रहे हैं, still they are using this type inference to ensure type safety without requiring the explicit type annotations। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हास्कल में एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है विच इज एड एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली टाइप नहीं बताया कि एक्स और वाई का डेटा टाइप क्या है, ठीक है, लेकिन वो खुद समझ जाएगा। so the compiler infers add as a function of type num, ठीक है, अगर नंबर होगा तो वो नंबर को यहाँ पे समझ लेगा, क्लियर। देन यू हैव हिंडली मिलनर टाइप सिस्टम, देखो इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पे मोस्टली ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी टाइप इन्फरेंस का मतलब अगर आपको पता चल गया है तो आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब अगर ये हिंडली मिलनर टाइप सिस्टम का बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एक मेथड है जो कि यूज की जा सकती है, लाइक आपकी हैस्कल और एमएल लैंग्वेजेस है ना, इनके अंदर टाइप्स को इन्फर करने के लिए या टाइप्स जो आपका टाइप इन्फरेंस है इसको अप्लाई करने के लिए ये चीज आपका, ये एक मेथड है जो कि आपके इन लैंग्वेजेस में यूज किया जाता है, एंड दिस एंश्योर स्ट्रॉन्ग टाइप सेफ्टी मेथड विदाउट रिक्वायरिंग टाइप एनोटेशंस। ओके, देन यू हैव लैम्डा एक्सप्रेशंस एंड टाइप इन्फरेंस, तो ये क्या है, दिस इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग टू डिफाइन एनोनिमस फंक्शंस। ठीक है, तो जो एनोनिमस फंक्शंस है उनके अंदर डिफाइन करने के लिए बेसिकली लैम्डा एक्सप्रेशंस को यूज किया जाता है। ठीक है, नो नीड ऑफ जस्ट दिस, ये सब एग्जांपल्स की नीड नहीं है, लेकिन अगर इफ यू रिमेंबर यार तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप लिख सकते हो। एडवांटेजेस क्या है, रिड्यूसेस कोड वर्बसिटी, ठीक है, तो बेसिकली वर्बसिटी यानी कि जो लेंथ है बेसिकली उसको रिड्यूस कर देता है, ये अच्छे से हम क्या कर पाते हैं, बेसिकली कोड को लिख पाते हैं, प्रिवेंट्स टाइप एरर्स एट कंपाइल टाइम, इंप्रूविंग रिलायबिलिटी, कोड फ्लेक्सिबिलिटी को इनहांस कर देता है व्हाइल कीपिंग परफॉर्मेंस ऑप्टिमल। देन वी हैव डिसएडवांटेज लाइक डीबगिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, डीबगिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स है, एंड दिस मे लीड टू लेस रीडेबल कोड फॉर बिगनर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली बिगनर्स के लिए थोड़ा सा ये बेटर नहीं रहेगा ऑप्शन, एज एन ऑप्शन। नाउ फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन नॉन फंक्शनल लैंग्वेजेस, तो जो लैंग्वेजेस नॉन फंक्शनल है उनके अंदर फंक्शनल प्रोग्रामिंग कैसे हो रही है, ठीक है, वो लेट अस सी। so functional programming concepts can be applied in non functional languages like C++, java या फिर python। so even though these languages are primarily imperative और object oriented, प्राइमरीली ऑब्वियसली ये है, लेकिन इसके अंदर फंक्शनल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सो ये एक इंटीग्रेशन है विच हेल्प्स इंप्रूव कोड मॉड्यूलरिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। तो क्या फीचर्स हो गए इसके, फर्स्ट क्लास फंक्शंस है आपके पास, so functions are treated as variables and can be passed as arguments or returned from other functions। ठीक है, ऑब्वियसली हम functions को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, एग्जाम्पल हम पाइथन के अंदर लिख के दिखा सकते हैं, एज पाइथन इज नथिंग बट योर imperative या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम उसके अंदर functions को डिफाइन कर सकते हैं विच इज मेकिंग देम फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हायर ऑर्डर functions को यूज कर सकते हैं, functions that take other functions as arguments, जैसे कि जावा हो गई तो इसके अंदर हम लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज द एग्जांपल फॉर इट। ठीक है, okay, then we have immutability and pure functions, so non functional languages allow mutable state but immutability can be enforced using constants। example हम यहाँ पे C++ लिख की लैंग्वेज का एग्जांपल है, यहाँ पे बेसिकली ये कांस्टेंट यहाँ पे यूज किया है, इसके वजह से हम फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, इम्यूटेबिलिटी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, यानी कि आप आगे जाके x को, जैसे कि x को यहाँ पे कांस्टेंट बनाया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये चीज है जो कि हम यहाँ पे प्योर फंक्शंस का यूज करके कर सकते हैं। देन यू हैव लैम्डा एक्सप्रेशंस एंड एनोनिमस फंक्शंस, देखो अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोर देन यू लर्न मोर देन यू कीप दोस थिंग्स इन माइंड, तो अगर आप 5-6 चीजें पढ़ रहे हो तो उनमें से 2-3 चीजें तो याद रह ही जाएंगी ऑब्वियसली, तो इन चीजों में से आपको जो याद रह रहा है गाइस वो लिखना। देखो मैप फिल्टर रिड्यूस, मैप वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है पाइथन के अंदर, तो वो चीजें यहाँ पे फंक्शनल स्टाइल ऑपरेशंस को यूज किया जाता है,
ओके अब देखो एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन नॉन फंक्शनल लैंग्वेजेस क्या क्या है? रिड्यूसेस साइड इफेक्ट्स बाय प्रमोटिंग इम्यूटेबिलिटी, ऑब्वियसली आप चेंजेस नहीं करना है अगर किसी चीज में तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं. improves readability and modularity, enhances concurrency and parallel execution. Disadvantages के अंदर less optimized in imperative languages leading to potential performance overhead. देन हार्डर फॉर डेवलपर्स अनफेमिलियर विद द फंक्शनल पैराडिगम्स, अगर कोई फंक्शनल पैराडिगम से अनफेमिलियर है ऑब्वियसली तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ठीक है अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहा है तो उसको फंक्शंस की नॉलेज ऑब्वियसली होगी, बट यू कैन मेंशन इट एंड इन योर डिसएडवांटेजेस. नाउ द लास्ट टॉपिक इज योर डेटाबेस और डेटा ड्राइवन प्रोग्रामिंग अप्रोच. तो डेटाबेस एंड डेटा ड्राइवन प्रोग्रामिंग अप्रोच ये क्या है? ये फोकस करती है ऑन सेपरेटिंग डेटा फ्रॉम लॉजिक. ठीक है, लॉजिक से डेटा को सेपरेट करने का काम ये अप्रोच करती है, अलाउइंग एप्लीकेशंस टू डायनामिकली अडॉप्ट बेस्ड ऑन स्टोर डेटा रादर देन हार्ड कोड इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, तो आपकी जो ये लैंग्वेज है दैट इज डेटा ड्राइवन प्रोग्रामिंग अप्रोच है, बेसिकली ये क्या करने वाली है? कुछ नहीं, आपके पास एक प्रोग्राम लॉजिक है उसमें से डेटा को सेपरेट कर देती है. सो एप्लीकेशंस कैन चेंज बिहेवियर डायनामिकली बेस्ड ऑन द डेटाबेस वैल्यूज इंस्टेड ऑफ योर रूल्स. ठीक है, जो आप रूल्स आपने या फिर इंस्ट्रक्शंस मेंशन करे हैं उनको छोड़ के फिर वो डेटाबेस के ऊपर जो है ज्यादातर अपना जो एप्लीकेशंस हैं वो डायनामिकली उनको अडॉप्ट कर लेती हैं. क्लियर? की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर फर्स्ट चीज है आपकी डेटा और सेंट्रिक लॉजिक. तो डेटा सेंट्रिक लॉजिक का मतलब क्या हुआ? प्रोग्राम का जो बिहेवियर है इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? योर डेटाबेस क्वेरीज. ठीक है, ज्यादातर आपके डेटाबेस पे की जो क्वेरीज है बेसिकली उस पे रिलेट करेगा rather than the code. ठीक है, rather than the code. सेपरेशन ऑफ डेटा एंड बिजनेस लॉजिक, तो इसके अंदर जो बिजनेस रूल्स हैं जो कि स्टोर होते हैं इन अ डेटाबेस रादर देन बीइंग रिटन इन अ कोड. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? डेटाबेस का यूज करके हम चीजों को ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कंप्लीट एम्बेडेड प्रोग्राम. तो ये बिजनेस रूल्स के अंदर ज्यादा यूजफुल है. देन यूज ऑफ एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेसेस. तो ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेसेस दैट इज माई एसक्यूएल, पोस्ट एसक्यूएल, यूज एसक्यूएल टू मैनेज द स्ट्रक्चर डेटा. एंड अगर एसक्यूएल यूज नहीं करना है तो वी हैव मोंगोडीबी, वी हैव फायरबेस व्हिच कैन स्टोर द अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. क्लियर है? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेसेस को बता रहे हैं यूजेस उसके. देन इवेंट ड्राइवन एग्जीक्यूशन, वी हैव एप्लीकेशंस लाइक एप्लीकेशंस व्हिच कैन रिएक्ट टू द डेटाबेस चेंजेस. अगर डेटाबेस में कुछ चेंजेस हो गई हैं तो ये वाली जो एप्लीकेशन है ये रिएक्ट करती हैं. जैसे कि एग्जांपल में ट्रिगर्स इन एसक्यूएल. ठीक है, तो अगर कुछ हमने इंसर्ट किया है, अपडेट किया है, डिलीट किया है अपने डेटाबेस से तो ट्रिगर्स इन एसक्यूएल हो जाए, मतलब ट्रिगर हो जाएगा आपके एसक्यूएल के अंदर. देन यू हैव स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. सो दिस सपोर्ट्स द डायनामिक डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपको बेसिकली एप्लीकेशन को अगर मॉडिफाई करना है सो दिस कैन मेक इट ईजी. ठीक है, विदाउट चेंजिंग द कोड आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? डायनामिकली चेंजेस कर सकते हो. कॉमन इन ईआरपी सिस्टम्स. ठीक है, एंड CMS एंड रियल टाइम एप्लीकेशन. ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हो गए. अब डेटा ड्राइवन प्रोग्रामिंग के एग्जांपल में सबसे बड़ी आपकी लैंग्वेज हो जाती है एसक्यूएल विच इज क्वेरी बेस्ड डिसीजन मेकिंग लैंग्वेज. तो इसका एक एग्जांपल मैंने रखा हुआ है, सिलेक्ट डिस्काउंट फ्रॉम प्रमोशंस वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स. तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है? द एप्लीकेशन डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हैं हम डिस्काउंट्स डायनामिकली बेस्ड ऑन द डेटाबेस क्वेरी, यानी कि डेटाबेस में जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक्स है वहां पर हमें क्या करना है? डिस्काउंट करना है. ठीक है, द एप्लीकेशन रिप्लाइज डिस्काउंट्स डायनामिकली बेस्ड ऑन द डेटाबेस वैल्यूज. देन वी हैव नो एसक्यूएल. नो एसक्यूएल में जेसन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है जो जिसमें मोंगोडीबी है यहाँ पे. तो मोंगोडीबी का ये एक एग्जांपल हो गया, यानी जेसन का एक एग्जांपल हो गया जिसमें वी हैव फीचर टॉगल, वी हैव डार्क मोड, वी हैव ऑटो सेव. ठीक है, तो ये ऐसे हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं विच इज एन एग्जांपल ऑफ जेसन. तो इसमें क्या कर सकते हैं? हम एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हैं यूआई का बिहेवियर बेस्ड ऑन द स्टोर डेटा, यानी कि अगर डार्क मोड है तो मतलब ट्रू सेव, ऑटो सेव, फॉल्स, ये सब चीजें यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं. वी हैव डायनामिक रूल मैनेजमेंट जिसमें पाइथन प्लस डेटाबेस होता है. ठीक है, इसके अंदर ये एग्जांपल सिंपल पाइथन का एग्जांपल है जिसमें एसक्यू लाइट 3 ये वाली लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है एंड
कुछ चीजें उसके ऊपर बनाई है जिसमें हम पाइथन का और डेटाबेस का यूज एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं उसके मेंशन। बिजनेस रूल्स आर स्टोर्ड एंड मॉडिफाइड इन द डेटाबेस विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन कोड। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जांपल है, देखो हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, बिजनेस लॉजिक कैन बी चेंज्ड विदाउट मॉडिफाइंग द कोड, है ना। तो बिजनेस लॉजिक का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्यों? क्योंकि हम इस उसको किसी से शेयर नहीं कर सकते। हम चाहें तो कोड वगैरह जो है ये किसी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक टाइम पे कुछ पार्ट ऑफ डेटाबेस हम शेयर कर सकते हैं, तो ये चीज वहां पे यूज होती है। सो दैट इज व्हाई दैट इज हाई फ्लेक्सिबल। देन वी हैव बेटर स्केलेबिलिटी, यानी कि लार्ज डेटा सेट्स कैन बी प्रोसेस्ड एफिशिएंटली। देन सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट, दिस रिड्यूसेस रिडंडेंसी एंड इंश्योर्स कंसिस्टेंसी। देन वी हैव डिसएडवांटेजेस, यानी कि कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, रिक्वायर्स केयरफुल डेटाबेस स्ट्रक्चरिंग, परफॉर्मेंस ओवरहेड, फ्रीक्वेंट डेटाबेस एक्सेस में स्लो डाउन द एप्लीकेशंस, है ना। बार बार अगर आप डेटाबेस एक्सेस कर रहे हो सो स्लो एप्लीकेशन स्लो डाउन हो जाएंगे। सिक्योरिटी कंसर्न्स में इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ डेटाबेस ड्राइवन लॉजिक कैन लीड टू एसक्यूएल इंजेक्शन रिस्क। ठीक है, तो ये कुछ हो गए एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड वी हैव कंप्लीटेड द यूनिट। ठीक है, थी देखो थेरी चीजें ही थी ना पूरी की पूरी, कहीं पर भी हमारा ये कुछ नहीं था, लेकिन हाँ आप अगर एग्जांपल्स दे रहे हो तो वहां पे कुछ पार्ट ऑफ कोड आप लिख सकते हो जिससे आप फेमिलियर हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग यू कि आप अगर आपको एसक्यूएल पता नहीं है तो आप एसक्यूएल का कोड लिखो, या फिर मोंगोडीबी पता नहीं है तो मोंगोडीबी का जेसन के अंदर कोड लिखो। आई एम नॉट एट ऑल प्रमोटिंग इट, लेकिन अगर आपका जावा आपको आती है, सी प्लस प्लस तो चलो आती है, ठीक है, पाइथन आती है, तो जो भी जहां पर भी आप कोड लिख सकते हो, जो कोड आपको पता है, प्रोग्राम आपको पता है, वहां पे आप उसको लिखने की कोशिश करना। ठीक है, तो मेन पार्ट्स हमने सारे के सारे मतलब पूरा यूनिट ही कंप्लीट कर लिया है। मेन पार्ट्स मैं आपको बता दूं तो देखो ये इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है, इम्पैक्ट है, पैराडिगम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, रोल भी इंपॉर्टेंट है। देखो अब आपको ये एमएलसी है, ठीक है, इसको एक बार में आप रख सकते हो, लेकिन ठीक है आपको यही डायग्राम आप एक बना सकते हो एंड देन यू कैन एक्सप्लेन द मेमोरी वाला पार्ट यहाँ पे। प्रोग्रामिंग पैराडिगम में ये फ्लो चार्ट जरूर बनाना अगर आपको जनरल क्वेश्चन आया हुआ है तो। अदरवाइज आपको देखो किस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, डायरेक्टली आपको इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पूछ लिया जाता है, तो इसमें आपको प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट एंड पैरेलल प्रोसेसिंग इसको एक्सप्लेन करना होता है। डिक्लेरेटिव कम टाइम पूछा जाता है, इंपेरेटिव ज्यादा टाइम पूछा जाता है, तो इस पे ज्यादा फोकस करना है इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, आप अगर ये भी पढ़ रहे हो तो इसमें ये तीनों आपको एक्सप्लेन करने होंगे। एंड अगर जनरल क्वेश्चन आए प्रोग्रामिंग पैराडिगम में तो दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन इतना डीप में एक्सप्लेन नहीं करना है जितना आपको अगर एक पूछा जाए तो उसमें करना होगा। अब कभी कभी डायरेक्टली प्रोसीजरल पे ही पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए मैंने सारे जो आपको पढ़ाए हैं यहाँ पे तो मैंने आपको उसी वे में पढ़ाए हुए हैं। क्या लिखना है आपको, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता है ना, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको पता है यही प्रिंसिपल्स को लिखना है, एग्जाम्पल बताओ, डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस बता दो, एंड आपको एक्सप्लेन करना होगा क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, सारे प्रिंसिपल को आप एक्सप्लेन कर देना एट लास्ट। ठीक है, लेकिन प्रोसीजरल में आता है तो कुछ नहीं, आपको सिंपल यही करना है, क्या डेफिनेशन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, एग्जांपल्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, बस। आप चाहो तो आप अपना थ्योरी बढ़ा सकते हो, आपको पता है, अब देखो चीजें समझ में आ गई होंगी, पूरा यूनिट हो गया है, कोई ना कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है ना तो ठीक है, कीप इट असाइड, मोस्टली फोकस ऑन द पैराडिगम्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी है एंड दैट्स ऑल, द यूनिट इज कंप्लीटेड। पैराडिगम्स पे बेस्ड ही ये यूनिट था एंड हमने जो है इंपॉर्टेंस के ऊपर, रोल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन इससे आएगा एंड मोस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन विल कम फ्रॉम योर पैराडिगम्स। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना ये यूनिट, नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है मैंने, तो वीडियो बनाने से पहले नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं आप लोगों को प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, सो इफ यू हैव नॉट जॉइन गाइज आई विल recommend you to join that channel। एग्जाम डेज पे भी आई विल बी हेल्पिंग यू मोर देन एनीथिंग एंड आपको नोट्स भी सारे सारे मिल रहे हैं। सो अगर आपका सेमेस्टर 3 पूरा क्लियर है तो गो फॉर द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जो कि फोकस्ड है फॉर सेमेस्टर 4 ओनली, प्राइस रिड्यूस्ड है, यू कैन गो एंड चेक आउट द गूगल फॉर्म। एंड अगर आपका सेमेस्टर 3 का कोई सब्जेक्ट बैक है तो डेफिनेटली आप दोनों का कॉम्बो ले सकते हो, सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4, विच इज ऑल्सो इन द रीजनेबल प्राइस। तो डेफिनेटली आप दोनों में से जो भी आपका अप्रोच हो आप उसको कंसीडर करके एंड यू कैन फिल द गूगल फॉर्म डेफिनेटली। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, ऑब्वियसली अगर मेरी लिमिट आ जाती है डेफिनेटली आई विल स्टॉप टेकिंग द रिस्पॉन्सेज इन गूगल फॉर्म, तो ऑब्वियसली आप जल्दी से जल्दी फिल कर लो बिफोर द एग्जाम्स एंड डेफिनेटली आपको उसका फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, पीपीएल का यूनिट 1 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एंड नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, देखो माइक्रो प्रोसेसर का भी पार्ट 1 हो गया, सो आई विल ट्राई टू अपलोड दैट ऑल्सो एंड अगर आपको डीएसए का यूनिट 2 चाहिए नेक्स्ट तो आप मुझे बता
बता सकते हो। अदरवाइज ऑन योर कमेंट्स आई एल मेकिंग द वीडियोस, ठीक है। सो जो आप बोलोगे आई विल मेक ऑन दैट, ठीक है, जिसकी जरूरत होगी आई विल मेक इट ऑन इट। सो डेफिनेटली चलो, आपको जो भी अगर डाउट हो तो यू कैन मेक श्योर कि आप कमेंट में डाल दो एंड आई विल रिप्लाई टू इट, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।